आप ऐसी बातें कर रहे हो, आपको डर नहीं लगता? 10-12 साल में इतना नकली आदमी आज तक। आडवाणी जी पाकिस्तान जाते हैं, वहाँ जाके जिन्ना की मज़ार पे बोलते हैं वो तो बहुत महान आदमी थे। फिर मुस्लिम लीग के साथ मिलके कई जगह पे बंगाल और सिंध में सरकारें चलाई। आमतौर पर गूगल पे भी सर्च करो ना कि व्हाट इज़ बीफ। सरकार हिंदुओं के लिए स्पेशल कर क्या रही है ऐसा? जर्नलिस्ट जो है वो चाटुकारिता कर रहा है। आदेश दिए थे, रात को उनका ट्रांसफर हो गया था। तो वो बैम तो फिर लोगों ने कट है ना उनका। तुम कैसे यूपी बिहार लूटने वाला मामला जो है, आर्मी से, बॉर्डर से, यहाँ तक कि खेल से भी दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। वोट चोरी के मुद्दे को लेके भी राहुल गांधी ने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है शो हाँ। किए, बदलाव हो सके इस सिस्टम में। जबकि राष्ट्रपति भवन के गेट पे चढ़ गए थे बच्चे। उस टाइम में मीडिया की रिपोर्टिंग ये थी कि देश का युवा जो है उबल रहा है, देश के युवाओं में जोश है, बदलाव चाहते हैं। आदमी के जीवन में एक सुधांशु त्रिवेदी जैसा दोस्त होना चाहिए। आपका भी दोस्त होना चाहिए, एक मेरा भी होना चाहिए। अब मैं कहूँगा राहुल सिंह मार तुझे जाना पड़ेगा भाई। सुनील भाई नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। नमस्ते भाई, राम राम राहुल भाई, आपका स्वागत है भाई। बड़े दिनों से फ़ोन पे बात हो रही थी, बैठना बड़े टाइम बाद हो पाया। सौभाग्य है हमारा, आप हमारे साथ बात कर रहे हो भाई, धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे शख्सियत के साथ बैठे हैं। बस भाई आपने याद कर लिया, मैंने कहा चलो बैठ के थोड़ा राहुल भाई से बात करें। आपके विचारों को भी देखते रहते हैं, आपके चीज़ों को भी हम देखते रहते हैं। मैं कहा चलो बात करने में मज़ा होगा, इंटरेस्टिंग बात होगी। नहीं तो भाई साहब आप मेरी वाली लाइन सारी चुराने लग रहे हो। जो मैंने कहनी चाहिए। उसका आपने लिख के दे रखी है मतलब पहले। ये भाई साहब है कि मतलब मोदी जी वाली मेरी एक फीलिंग ही वो जाग पड़ी है। वो जो उन्होंने जो देवल जो क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटर, उन्होंने सवाल पूछा था कि ये चेहरे पे नूर वाला जो क्या मामला है। ये मेरे को आपसे सवाल करने का मन कर रहा है कि क्या मामला है ये? आपके चेहरे पे नूर अलग अलग नजर आ रहा है कुछ। ना ना, नूर नार कुछ नहीं। मैं तो वो आज थोड़ा आपने वो करना था ना, मैं कहा थोड़ा सा लोशन होता है ना जो सर्दियों में लगाते हैं, वो थोड़ा मैं ज़्यादा लगाया है आज। ये मैं सर्दियों में कभी कभी लगा लेता हूँ। वैसे तो खैर हम प्रधानमंत्री जी की तरह, हमारी भी गरीबी की स्टोरियाँ बहुत हैं बचपन की। तो वैसे तो हमने अपना भी रहा है कि करा वो आपा जो रोटी खाया कर दे, रोटे पराठे खा लिए, वो हाथ चिकने हो गया, हाथ वो रगड़ लिए हो गए। मैं भी बात कह सकूँ था भाई, रोटी खावा रगड़ दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब हाथ नहीं रगड़ते, बचपन में रगड़ते थे। ठीक है, अब तो नहाने के बाद जो कुछ लगा लेते हैं थोड़ा बहुत, वो आ जाता है उससे। नहीं, वो स्टोरी किस तरह बताते हो आप? जैसे प्रधानमंत्री जी तो उस रेलवे स्टेशन पे चाय बेच देते हैं जो था ही नहीं। तो हाँ मतलब प्रधानमंत्री जी के बारे में आप देखा, आपने भी देखो स्टोरी बहुत सुनी होगी, आपने इस चीज़ में भी रिसर्च करा होगा, और बहुत से लोग इसके बारे में सामने से भी तर्क देने वाले लोग हैं। तो मुझे जो लगता है, मुझे जो उस स्टोरी में क्रेडिबिलिटी नज़र नहीं आती। मुझे जितना मैंने बहुत सोर्स मैंने पढ़े उसके बाद, और कई लोगों से मैंने गुजरात में भी 1-2 लोगों से मैंने बात की, हालांकि वो कांग्रेसी थे, वो कांग्रेसी अपनी साइड बताएगा, लेकिन फिर भी जो कहना है लोगों का, ये कहना है कि इसके इनके जो परिवार में कोई चाचा थे या कोई वो थे, उनको जैसे अपने यहाँ स्टेशन पे लाइसेंस मिल जाता है खोखा लगाने का। भाई वो छोटी चीज़ तो है नहीं, स्टेशन पे, वो स्टेशन थोड़ा दूर था इनके घर से, तो खोखा लगाने का लाइसेंस मिल गया। तो लाइसेंस वो थोड़ा ले दे के ही लगता है, आपको पता ही है। तो वो उस पर ये पार्ट टाइम जाके, जैसे आप अपना भी रिश्तेदार की किसी की दुकान हो, अपना भाई की, किसी चाचा ताऊ की जाकर नहीं बैठ जाकर आप, तो ये न्यू जाया करते भाई, चाय की दुकान है चाचा की, मैं जाऊँ मैं चाचू बेच दें और उस तरह। लेकिन ये स्कूल जाते थे प्रॉपरली, मतलब स्कूल से छुट्टी के बाद जाते थे, और घर का जो इनका सिस्टम है वो ठीक ठाक था। मतलब इनके तेल के जो, जिसको हम कारखाना कहते हैं गांव में, वो था, मतलब उसका तेल निकालने का। तो परिवार का पालन पोषण अच्छा था इनका। आपने मोदी जी के फ़ोटो देखे होंगे बचपन के, सूट बूट वाले वो, हाँ। तो वो 7-8 साल के थे, न्यू, है ना? जी जी। तो आप नहीं बताओ, मेरे ख्याल से आपका दादा भी 1960s में पढ़े होंगे, आपके दादाजी हाँ 55 में पढ़े होंगे। कोई है आपके दादा की सूट बूट में फ़ोटो? नहीं नहीं, हमारी मेरी ही नहीं है कोई सूट बूट। मेरी दादा की छोड़ो। मेरी भी नहीं है। मेरी 8वीं 9वीं क्लास से पहले कोई फ़ोटो नहीं है, और हम तो 90s के बाद पढ़े हुए लोग बच्चे हैं। तो आप ये बताओ, अगर कोई सूट वूट पहन के फ़ोटो खिंचवा रहा है स्टूडियो में, और डिबेट में इस तरह भाग ले रहा है, वो सारी चीज़ें, तो थोड़ा प्रिविलेज तो था कहीं ना कहीं। मतलब ये प्रिविलेज की निशानी है कि नहीं है? ठीक बात है। आपको इसको, आप इसकी तुलना नेहरू जी से नहीं कर सकते भाई। नेहरू जी के पास रियल प्रिविलेज था, एंड वो कभी उस प्रिविलेज को छुपाते भी नहीं थे। नेहरू जी ने कभी नहीं छुपाया कि मैं सिगार पीता हूँ, नेहरू जी ने कभी नहीं छुपाया कि मैं भाई महंगे कपड़े पहनता हूँ, बिकॉज वो उनके पिताजी ने अर्न किया था, उन्होंने अर्न किया एज ए बैरिस्टर, और उन्होंने काफ़ी वो किया, तो वो अर्न करते थे। बट ऐसी लग्जरी नहीं थी शायद इनके पास। लेकिन जो स्टोरी इनके बारे में गरीबी की स्टोरी रची गई है, वो बहुत लेटर ऑन, यानी कि ये CM रहे 10-11 साल से ज़्यादा CM रहे, तब ऐसा कुछ सीन नहीं था कि भाई इसकी गरीबी की स्टोरी वहाँ इन्होंने किसी कैंपेन में सुनाई हो, मैं गरीब था, ये था फलाना। तो 2012 के बाद जब इनको नेशनल सीन पे लाया जाना था,
तब एक पीआर कंपनी जो थी, क्या नाम था उसका, एक अमेरिकन कंपनी थी। सोहो स्क्वायर नाम से हाँ, ऐसा, कुछ हाँ कुछ हाँ ऐसा जी, हाँ नाम जी। था। तो वो थी, उसके आइडियाज़ थे, और प्रशांत किशोर जो अब मतलब नेताजी बन चुके हैं, वो उनका उसके बारे में एक क्रिएटिविटी थी ये वाली कि भी गरीबी का इमेज बेची जाए, चाय पे चर्चा की जाए। उसके बाद उन्हें अमरिंदर सिंह के साथ कॉफ़ी विद कैप्टन भी रचा, फिर वो आगे आगे जिस भी के साथ करते थे यही करते थे। और अब वो खुद का भी जो कैंपेन उन्होंने किया था पीके ने बिहार में, इसी पे किया था कि भी मैं तप रहा हूँ, आपके लिए तपस्या कर रहा हूँ, मेरे कपड़े देखो कितने गंदे हैं, मैं देखो कितनी धूल छान खा रहा हूँ गाँव की, और कर रहा हूँ। तो ये सिग्नेचर स्टाइल है पीके का पॉलिटिक्स का, जो कि उन्होंने मोदी जी के लिए खड़ा था, और वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था, गरीबी वाला। ये तो लगभग उस तरह की बातें हैं जैसे मैं कई कई बार देखता हूँ ना कि गौशाला वाले चंदा लेने आते हैं, हाँ उनके कपड़ों पे एक दाग भी नहीं मिलेगा आपको, सफ़ेद कुर्ते पजामे पहन के आएंगे और कह रहे हैं जी सेवा कर रहे हैं आपकी पूरी फुल। तो हाँ, वो वह बात है। मैं देखो, गऊ की सेवा आप नहीं बताओ, चलो मैं आप इसको इंटरव्यू का ऐसे नहीं कि भी आप मेरे से पूछो और मैं आपको बता दूँ। आप भी, क्योंकि हरियाणा सोसाइटी में आप इतना टाइम बिताया है, आपने बिताते हो, गाँव से निकले हो, आप ये बताओ गऊ का उपयोग आज हमारी सोसाइटी में, हमारे कृषक समाज में, किसान समाज में कितना है? गौ का उपयोग अच्छा है, आपको गौ से मिल जाते हैं, दूध मिल जाता है, घी मिल जाता है, और आजकल तो वोट भी मिल रही हैं। वो तो उस तरह का तो है, ठीक है, मैं जी समझ गया। जी। लेकिन खेती में क्या यूज? खेती में आप नेचुरल खाद के रूप में आप कर सकते हो गोबर को इस्तेमाल, बस यही है। भाई यही रह गया ना। हाँ, पहले क्या था? 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले? लगभग यही था। नहीं, पहले ये था ना कि भाई गाय का हम क्या मनाते थे कि बछड़ा दे, बछड़ी ना दे, यानी कि बड़द, बैल चाहिए। अब उम्मीदें जहाँ रहती जी। बैल से खेती थी सारी, है जी ना। जी। ट्रैक्टर कोई गांव में भाई 50 परिवारों में एक एक ट्रैक्टर होता था, गांव में 4-5 ट्रैक्टर होते थे, मोस्टली बैल यूज़ करते थे, 2 बैलों वाली बुग्गी होती थी, हल होता था, और जो भी सारा काम होता था बैल पे आश्रित होता था। और बैल जो है पैदा करना, गऊ ने पैदा करना है, तो गऊ की अहमियत उस लिहाज ज़्यादा। से गांव की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा थी कि भी बैल होगा और दूध होगा, लस्सी होगी, वो सारा तो था। लेकिन खास तौर पे हमारी हरियाणा और पंजाब की सोसाइटी श्वेत क्रांति के बाद गाय से भैंस पे ट्रांजिट कर चुकी थी, जी 60s के बाद। कि आपने भी घरों में देखा होगा 90s के बाद गाय, सिर्फ एक कोई गाय ऐसी बंधी होती थी भाई, गाय है भाई, कोई बच्चा बीमार हो गया, किसी बूढ़े को दूध पीना है, जो मोटा दूध नहीं पचा सकता, वो गाय का दूध पी लेगा, वरना भैंस का दूध ही चलने जी। लगेगा। लेकिन फिर भी गाय की अहमियत इसलिए बनी हुई थी कि भी वो बछड़ा जो होगा वो बैल बनेगा, और बैल जो है वो खेत में काम आएगा। लेकिन धीरे 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 जैसे हम मशीनीकरण की तरफ बढ़ गए, तो अब जो गाय जो है खासतौर पे 2010, 11, 12 के बाद से जो है सिर्फ गौशालाओं तक सीमित हो गई है। घरों में अगर कोई गाय रखता भी है, कोई कोई अपने आप को गौपालक भी कहता है, तो वो बड़ी मुश्किल से एक गाय का पालन पोषण कर पाते हैं, और वो फिर वो गाय उनको उस पीरियड में बहुत भारी लगती है जिस पीरियड में वो दूध नहीं देती। दूध नहीं देती। जी। मतलब आप कहते हैं जिसमें भाई नहीं होता है हाँ, पहला, कुछ समय पहले कुछ जी। समय पहला तो लेकर जब तक वो बच नहीं देती, तो उस टाइम तक वो फिर उसने सुन्नी छोड़ दिया उसने पानी वाला। तो वो जो ये एक दुर्गति है गाय की, ये नेचुरल कोर्स में, इकोनॉमिक कोर्स में हुई है। और गौशालाओं में गायों की हालत आपने देखी है, बहुत सी गौशालाओं में जो है थोड़ी दुबली पतली मरियल कंकाल गायें बनी होती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये वाला जो सीन है कि भाई गौशालाओं में गायों को कितनी प्रोटेक्शन, जब तक गाय पाली नहीं जाए, जब तक गाय का आर्थिक उपयोग वापिस से ना किया जाए, तो गौशालाओं में गायों को सुरक्षित रखना, लंबे टाइम तक बचा के रखना एक बहुत मुश्किल काम है। ये आजकल एक डिबेट वाला बड़ा एक टॉपिक भी है ये कि चंदा ले लिया, जो ऐसे लोगों से ले लिया जो बीफ सेल करते हैं। फिर कुछ लोग ये कहते हैं, मतलब अगर आप आमतौर पर गूगल पे भी सर्च करो ना कि व्हाट इज़ बीफ, हम्म। तो साफ साफ लिखा आता है कि ये गौ का जो वो है। हम्म। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो जो कंपनियां जो बेच रही हैं ये कारा बीफ है, ये भैंस हम्म। का वो है। हम्म। हम्म। मैं उस पर भी जैसे सवाल करता हूँ, आपको क्या लगता है कि अगर किसी के सामने रख दिया जाए भैंस का या गाय का जो है मांस रख दिया जाए, पहचान पाएगा कोई? मतलब इतना घपला है इस मुझे मामले लगता में है समझने जो में। लोग खाते हैं ना वो पहचान लेंगे। हमारे लिए तो सारा एक जैसा है, क्योंकि हम जी। तो कंजप्शन नहीं करते उसका। ज़्यादातर लोग नहीं खाते ना भारत में, तो हाँ, जो हम इंडिया में तो जैसे हमें तो नहीं पता चलेगा भाई, हमारे जी तो अगर मान लो कटा हुआ मीट रखा हुआ किसका है। लेकिन जितना मैंने बाहर देखा है, क्योंकि मैं थोड़ा मैंने ट्रैवल किया इंडिया से बाहर, कई साल तक मैं लगातार रहा, तो मैंने देखा है कि वो किस्म होती है बीफ की भी अलग अलग किस्म होती है, जिसमें कि वो पहचान लेते हैं कि ये पिंक शेड है, रेड शेड है, क्या है, वो शेड के हिसाब से पहचान लेते हैं। फिर वो बनाने में जो बनता है,
रेयर बनता है, मीडियम बनता है, मीडियम रेयर बनता है, वो सारा होता है। वो खाने जो जो ईटर्स बीफ ईटर्स है ना, वो पहचान लेते हैं कि भाई ये किस चीज़ का मांस है। लेकिन हमारे लिए मान लो हमारे यहाँ से अगर गोकशी होकर अगर वो गाय का मीट जा रहा है, तो अगर मान लो कोई हमें कहते भाई गाय नहीं थी, तो हमें मानना पड़ेगा कि हमें नहीं पता भाई क्या है। तो वो फ़र्क तो है, लेकिन गाय और अच्छा, ये तो गाय गाय में फ़र्क कर रहे हैं अब भाजपा वाले। हाँ, वो नाम में उसमें। देखा होगा ना जी आपने, जी। वो इनका एक मिथुन बता दिया, हाँ, इनका सुधांशु। एक जो व्हाट्सएप टाइप का आदमी है, क्या नाम है उसका, सुधांशु त्रिवेदी। शुद्ध आजकल नया नाम है सुधांशु आइंस्टाइन। सुधांशु आइंस्टाइन, जिसका कि सारा ज्ञान ही व्हाट्सएप ग्रुप से आता है और व्हाट्सएप ग्रुप में ही चलता है, घूमता होगा। तो वो कहता है कि ये तो मिथुन है जो नॉर्थ ईस्ट में खाई जाती है। तो अब ये माता ही उसको नहीं मानते, उसको मिथुन मानते हैं, किसी को गोविंदा मानते हैं, किसी को चक्रवर्ती मानते होंगे, तो वो पता नहीं अब। तो इसलिए इनको तो आता है भेद करना, ठीक है ना भाई। आप किसी को इनको चोरी करते हुए भी पकड़ दोगे तो यूँ कहेंगे भी मैंने तो सिर्फ चोरी ही की है, वो देखो फलाने घर में मर्डर भी हो गया और चोरी भी होगी। तो वो वाला है कि इनका हिसाब किताब, ये तो काबू में नहीं आने के किसी के भाजपा वाले। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मेरा ये मानना है कि भाई अगर आप बीफ नहीं खाते हो, आप हिंदू हो, तो आपकी धार्मिक आस्था का सम्मान पूरी तरह से होना चाहिए। जैसे इस तरह से होना चाहिए कि मुस्लिम जो है वो सूअर का कंजप्शन नहीं करता है, तो जैसे उसकी आस्था है वैसे आपकी आस्था है, हिंदू की आस्था है। तो उसका राजनीतिक दुरुपयोग जो है आज के हो रहा है, जितने कई साल से लगातार हो रहा है, जिसमें कि ऐसे ही पता चल रहा है कि ये बीजेपी का नेता जो है, एक खासतौर पे वेस्ट यूपी में हमारा एक बीजेपी का नेता है, जिसका कि अल कुरैशी या कुछ ऐसी नाम से कोई बीफ एक्सपोर्ट की कंपनी थी 2016-17 तक, जिसमें कि उसका शेयर था। और वो आज के टाइम में हिंदूवादी, हिंदुओं का रक्षक बना हुआ है। उसकी वाइफ के नाम से 18 या 20% शेयर था उस कंपनी में, बीफ एक्सपोर्ट कंपनी में, मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट होता था, और वो आज के टाइम में हिंदुओं का रक्षक है वेस्ट यूपी में। तो ये जो दोगलापन है, ये जो है, ये जो चीज़ है, ये गो रक्षा की निशानी नहीं है। तो क्या सिर्फ हिंदू होने से काम चल जाएगा? मतलब आजकल तो सब कुछ ये है कि हिंदू तो एक नॉर्मल चीज़ होगी, आज तो कट्टर हिंदू आपको होना पड़ेगा जब बात जो है हाँ, परफेक्ट वो लगेगा। बटर हिंदू नहीं चलेगा, बटर बट सॉफ्ट होता है ना, कट्टर हिंदू होना चाहिए, बिल्कुल जो पिघले ना किसी भी सिचुएशन में। तो आप ये बताओ भाई, आप जैसे हमारे जैसे लोगों को जो है सबूत देना पड़ता है, समाज में बताना पड़ता है बार बार कि, अब हमारे से भी पूछ लेते हैं कई बार कि भाई आप तो बीजेपी को वोट नहीं देते, बीजेपी से जुड़े हुए नहीं हो, तो आपका झुकाव कांग्रेस की तरफ है, फलानी पार्टी की तरफ है, क्या आप हिंदू नहीं रहे? ऐसे कहा जाता है। ऐसे नहीं कहा जाता कि भाई आप वोट, मतलब कहने का मतलब ये है कि हिंदू होने का मतलब ये रह गया, आप कट्टर हिंदू होने का मतलब कि आप प्रूफ करके दिखाओ कि आप जो है संघ से, विचारधारा से का सम्मान करते हो, जुड़े हो उससे, और बीजेपी को वोट देते हो, तब तो आप कट्टर हो। वरना अगर आप किसी भी तरह का हिंदुत्व प्रोफेस करते हो, आप नहीं, चाहे शंकराचार्य भी हो आप। ये कैसे हो जाता है ये सुनील भाई की लोगों को ये समझ नहीं आती? दिखता नहीं कि भी आज़ादी की लड़ाई में भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, ऊपर से जिन्ना के नाती से भी चंदा ले रखा है, इतनी सारी चीज़ें हैं जो नेगेटिव दिखती हैं। आडवाणी जी पाकिस्तान जाते हैं, वहाँ जाके जिन्ना की मज़ार पे बोलते हैं वो तो बहुत महान आदमी थे। तो ये फिर भी लोग क्यों नहीं समझते इस बात को कि ये आपको सिर्फ एक नैरेटिव में फिट करने की कोशिश है? क्या है कि इतने टाइम तक 70 से, इंदिरा जी के टाइम से सोशलिस्ट पॉलिटिक्स प्रोफेस की कांग्रेस ने, इतने लंबे टाइम तक 2013-14 तक ऐसा माहौल था देश में कि आप जो है आपको सहिष्णु विचार या ऐसा विचार आपको रखना है, उसी की वैल्यू है, उसी को सुना जाएगा, उसी को देखा जाएगा। मतलब ऐसा था कि भी आजकल जो बातें नॉर्मल हो चुकी हैं मारकाट वाली, वो बोलना एक टैबू बन गया था हमारे समाज में कि आप नहीं बोल सकते ऐसी चीज़ें भी, इसको काट दो, ये अलग है, वो अलग है। वो 70 से सोशलिस्ट विचार जो चलता आ रहा था, तो आरएसएस ने धीरे धीरे उसके खिलाफ माहौल तैयार किया कि भाई देखो, मुसलमान तो अपनी सारी आज़ादी ले रहा है, मुसलमान तो टोपी भी पहनता है, मुसलमान तो 5 टाइम नमाज भी पढ़ता है, मुसलमान तो अपना मक्का भी जाता है, मुसलमान के जो है अजान के टाइम पे छुट्टी, अजान के टाइम पे स्पीकर लगते हैं, नमाज के टाइम पे छुट्टी मिलती है। ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें ना, ये सारा सेंटर में उसमें मुसलमान को रखा गया। भाई मुसलमान तो देखो ये सब कर रहा है, और तुम देखो, तुम सेकुलर बनने के चक्कर में तुम तो मंदिर जाना भी भूल गए, तुम तो टीका लगाना भी भूल गए, तुम तो व्रत रखना भी भूल गए। तुम्हें क्या मिला है? तुम कब करोगे ये सब? तुम कब अपने धर्म को अपनी कलाई पे बांधोगे, जिसको कहते हैं कि वियरिंग योर रिलीजन ऑन योर स्लीव्स? कब आप ऐसा करके चलोगे? तो वो वाला जो विचार जो निकला ना, बहुत बार क्या होता है कि जो अंगार होता है उसके ऊपर अगर राख ढक दी जाए, तो कई बार वो ऐसा नहीं होता कि अंगार बुझ गया, ऐसा हो गया कि दब गया है। हमारे यहाँ 47 में धर्म के आधार पर इतना बड़ा दंगा हुआ था जी।
पार्टीशन हुआ, धर्म के आधार पे दंगे हुए हमारे यूनाइटेड पंजाब में, यूनाइटेड बंगाल में, 2 ही ऐसे प्रोविंस है जिन्होंने झेला है दंश को, पार्टीशन के। तो इतने लाखों लोग मर गए, करोड़ों लोग इधर से उधर हो गए। तो उसके बाद से धीरे 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 चीज़ें राख उस पर डलती गई, सांप्रदायिक आग पे भाई ठीक है, लेकिन लोगों के अंदर वो भावना थी, ये भावना लोगों के अंदर घर करी हुई है कि भाई जो आप मान के चलो 40-50 साल से ऊपर का आज हमारा जो भी हिंदू समाज का आदमी है, ज़्यादातर, मैं नहीं कह रहा सभी ऐसा सोचते हैं, लेकिन सबके दिमाग में ये चीज़ घर करी हुई थी कि भी अगर मुसलमान को पाकिस्तान मिल गया तो हिंदुस्तान में मुसलमान का दर्जा जो है हिंदू के समान नहीं होना चाहिए, ये विचार है। अब ये विचार जो है सोशलिस्ट पॉलिटिक्स से, कांग्रेस की पॉलिटिक्स से दब गया था। ये विचार जो है हम उस तरफ चले आए थे कि सब समान है, सब बराबर हैं, हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं है, हमारा संविधान ये कहता है। तो वो सारी चीज़ें करते करते हमारा समाज जो है एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे चला गया था। लेकिन ये विचार हमेशा से था कि भाई अगर मान लो पाकिस्तान बन गया धर्म के आधार पे, तो हिंदुस्तान में हिंदू का अधिकार पहले होना चाहिए, बाकी का बाद में होना चाहिए। तो इस विचार को लेके जब आरएसएस, और ऐसा नहीं है कि आरएसएस का ये प्रोजेक्ट आज शुरू हुआ, आरएसएस का तो लाइक जब 1925 में बनी थी वो इसी आधार पे बनी थी कि आपको हमें मस्जिदों के सामने वो महाराष्ट्र में जो है वो भजन गाने हैं, ये विचार से बनी थी जब हेडगेवार ने बनाई थी। उसके बाद 47 में जब विस्थापन में हमारे यहाँ इधर हमारे जो पंजाबी भाई हैं, सिख भाई हैं, वो आना शुरू हुए, हिंदू इधर आना शुरू हुए, कैंप लगना शुरू हुए यहाँ दिल्ली में से लेके पूरे हरियाणा और इधर फरीदाबाद सब जगह कैंप लगते थे। तो उनके कैंप्स में जाके आरएसएस के लोग जो है ये वाला प्रचार करते थे, उनको उनके बच्चों को मिलिटेंट बनाने का काम करते थे कि आपको बदला लेना है, आपको मुसलमान ने मार के भगाया उधर से। ये प्रोजेक्ट उस टाइम से ही चलता था कि भाई आपको जो है ये दुश्मनी जो है बना के रखनी है, आपको ऐसा नहीं कि भूल जाना। आपको उजाड़ा किसने था, आप सिंध से उजड़ के आए हो, पंजाब से उजड़ के यहाँ पे आए हो, तो आपको उस चीज़ का बदला लेना है। आपको गांधी जी की हत्या में एक शामिल था गोडसे के साथ में मदन पाहवा, तो वो उधर से आया हुआ था, रिफ्यूजी था, और वो उसको इसी तरह से ब्रेन वॉश किया था आरएसएस वालों ने। तो ये जो ब्रेन वॉशिंग है ये आज की नहीं है, उस टाइम से लगातार चलती आ रही है, लेकिन वो सक्सेस कभी नहीं मिल पाई। जो सक्सेस का फॉर्मूला बना वो 2008-9 के बाद से बना, जबकि एकदम से कट्टर हिंदुत्व का विचार जो है नरेंद्र मोदी का निकल के आया। अडवाणी को धीरे धीरे करके साइडलाइन किया गया, हटाया गया। अडवाणी की जो 90s की कोशिश थी वो उसने काफ़ी कुछ जड़ें तो गड़ा दी थी बीजेपी की, जनसंघ की भी ठीक है, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये भी राजनीति कर सकते हैं लोग, लेकिन उसको मेन स्ट्रीम लाने में, उसको बड़ा बनाने में, उसको नरेंद्र मोदी ने जो है एक अलग रोल प्ले किया। उन्होंने ये दिखा कि मैं कैसे पोजीशन करूं अपने आप को। उन्होंने ओबीसी अपने आप को पोजीशन किया। अगर वो अपने आप को अपर कास्ट पोजीशन करके चलते तो शायद ये होता कि ये पार्टी जो है अपर कास्ट तक लिमिट रहती, वही 50, 60, 70 या 100 सीट तक रहती। 300 सीट कभी नहीं पहुँच पाती देश में जब तक ये ओबीसी को अपील ना करते। तो मोदी जी ने ओबीसी को बहुत अपील किया है, और ओबीसी हमारे यहाँ आपको पता ही है सबसे बड़ा वोट बैंक, वोट ग्रुप जो है ओबीसी ही है। खासतौर पे जो लैंडलेस ओबीसी जातियाँ हैं वो आज के टाइम, आज भी मोदी जी के साथ बड़ी मात्रा में खड़ी हुई हैं, और यही उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा राज है। क्योंकि अपर कास्ट तो था ही, पहले भी था भाई, ब्राह्मण बनिया पार्टी बीजेपी को 90s में भी कहा जाता था, लेकिन वो वाली सक्सेस तो कभी नहीं मिली थी। सक्सेस तब मिली जब जाके कि ओबीसी चेहरा प्रोजेक्ट किया गया मोदी जी को, और ओबीसी वोट जो है भाजपा के साथ जुड़ा। इसमें एक खास बात ये भी है कि जैसे जो बंगाल और सिंध में जब ये जनसंघ वाले जो है ये जिन्ना के साथ मिलकर सरकार भी चलाते थे, लोगों को क्या ये बात भी समझ नहीं आती। सावरकर जो है वो खुद अपने आप को ये बोलता था कि मैं नास्तिक हूँ। क्या ये बात नहीं समझ में आती है? एक ऐसा आदमी जो खुद अपने आप को धार्मिक या धर्म से जुड़ा हुआ आदमी नहीं बताता, वो हिंदुइज्म का, हिंदुओं को कुछ सिखाने का, बताने का आइडिया प्रोजेक्ट किस आधार पर कर रहा है? तो ये दो डिस्कनेक्ट नज़र आते हैं साफ साफ हिस्ट्री है। तो ये हिंदुत्व जो है ना, ये इनका पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है बेसिकली। आप इसको धर्म से अगर हम जोड़ेंगे तो धर्म में तो सावरकर फिट नहीं बैठते जी, कि भाई वो जो है उन्होंने कभी भी गो सेवा की बात नहीं की, बल्कि ही वॉज अगेंस्ट इट काफ़ी हद तक जी। मांसाहारी भी थे। और अगर हम बात करें इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, तो वो भी मतलब ये है कि वो जनसंघ से के संस्थापक ज़रूर थे, लेकिन मुस्लिम लीग के साथ मिलके कई जगह पे बंगाल और सिंध में सरकारें चलाई। लेकिन ये आइडिया जो है ना हिंदुत्व का, वो पॉलिटिकल अलग है, धार्मिक अलग है। देखो धर्म की जो कैपिटल है, आज भी लोग यही सोचते हैं कि वो जो है शंकराचार्यों के हाथ में
होनी चाहिए, अखाड़ों के हाथ में, महंतों के हाथ में होनी चाहिए। जी। हिंदू ने जो पॉलिटिकल पावर दे रखी है वो आरएसएस और बीजेपी के हाथ में दे रखी है। एक्चुअली बात यही है कि इनको लगता है कि भाई एटलीस्ट हम लोग जो हैं, हिंदुत्व का जो ये विचार है कि हिंदू विचारों वाला सोच जो है वो राजनीतिक रूप से देश की सत्ता पे राज करे, वो कर रही है बीजेपी और आरएसएस की वजह से। धर्म से इनको भी पता है कि जो वोट देने वाला है, खुद वोट देने वाला जो है, उसको भी पता है कि भाई मैं अगर मान लो अपने अपने धर्म के आइडियल्स पे इसको फिट करके देखूँ ना, इस आदमी को जिसको मैं वोट दे रहा हूँ या जो ये लीड कर रहा है, तो ये मेरे को फिट नहीं बैठता है। खुद धर्म का वो नहीं, धर्म का तो आप मान खुद ऐसा मान के चलो ना, उस टाइम के दोनों ही लीडर्स, उस टाइम के हिंदुत्व वाले लीडर सावरकर, ही वाज नॉट अ एरिडेंट फॉलोअर ऑफ हिंदुइज्म, नहीं करते थे, प्रैक्टिस नहीं करते थे। मतलब जिन्ना मुसलमानों के लीडर थे, सब था, लेकिन अब खुद प्रैक्टिस नहीं करते थे। वो भी नास्तिक थे। पूरा उनका पूरा आउटलुक वेस्टर्न था। वो कहा जाता है कि वो वाइन और जो है क्या नाम है, सॉसेज वगैरह खाते थे, वो सारा वो करते थे। तो उनके बारे में भी ये कहा जाता है और इधर इनके बारे में कहा जाता है। तो ये थे पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स दोनों। जिन्ना का उधर तो सफल हो गया, वो पाकिस्तान बन गया। हमारे वालों का इधर ये है कि हम लोग सेकुलर पॉलिटिक्स में चले गए, हम सोशलिस्ट पॉलिटिक्स में चले गए। उस टाइम पे बात नहीं बनी, लेकिन ये स्ट्रगल करते रहे, तो अब जाके इनको वो सक्सेस मिल गई। तो अब ये उस चीज़ को, अब इस चीज़ को आप अगर किसी को बताना चाहो, उस पैमाने पे बताना चाहो, तो वो कभी कन्विंस नहीं होगा आपसे। वो नहीं कहेगा कि ठीक है, नहीं मानते थे कोई बात नहीं, सावरकर जी अपनी अपनी सोच पे रखते थे, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने हमें सिर उठा के जीने का अधिकार दिया। उन्होंने हमें एक ऐसा बताया कि भाई आप अपनी सरकार भी बना सकते हो, आप हिंदुओं को बचाने वाली, हिंदुओं को आगे बढ़ाने वाली सरकार भी बन सकती है। ये एक आम वोटर की, जो कि इस विचारधारा पे वोट देता है बीजेपी को, उसकी सोच है। और उसको इस बात से बदलना, उसको ये बता के कि भी देखो सावरकर ने तो ये किया था, उसने ये किया था, बहुत मुश्किल है। मतलब आप कर लो ट्राई। आज के समय में भी हम उसको लिंक करके देखें तो जैसे मणिकर्णिका घाट में जो मामला हो रखा है, इंदौर में जो जहरीला पानी पी के मरे वो हिंदू ही मरे हैं। यहाँ पे 3 महीने तक जो AQI है वो 850-900 के आसपास था, ये इसमें भी तो हिंदू ही मर रहे हैं। तो आप कनेक्ट कहाँ कर पा रहे हो कि सरकार हिंदुओं के लिए स्पेशल कर क्या रही है ऐसा, अगर आप हिंदू कनेक्ट चाह रहे हो हर चीज़ में। अब आप ये देख लो कि इसमें इंदौर में जो हुआ जहरीले पानी से, वो कैलाश विजयवर्गीय वहाँ से जीता हुआ है मेरे ख्याल से। कितने वोट से जीता, 6 लाख या उससे ज़्यादा, कितने ही वोट से, इतने मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अब वो जितने भी वोट से जीता हुआ, बहुत तगड़े वोट से जीता हुआ है। अब आप इलेक्शन आज करवा लोगे ना, तो वो बस कोई 24 वोट कम से जीतेगा, वो जो मरे हैं। बाकी वो जीत जाएगा उतने से। अगर मान लो वो 1.5 लाख से जीता होगा, तो उसमें से 24 वोट कम होंगे बस, उसका कोई ये जो घटनाएं हैं, अब आप ये कही आपने मणिकर्णिका घाट की कही, या आपने भी कहा भी काशी में काशी कॉरिडोर बनाने के लिए वो मंदिर तोड़े गए हुआ। अच्छा, ये गुजरात में ब्रिज गिरे हैं, गुजरात में हादसा हुआ एयर इंडिया का, बड़े से बड़ा कुछ भी हो जाए, ये चीज़ें अब ना ऐसे असर नहीं करती हैं, क्योंकि इनकी जो रिपोर्टिंग है ना, वो अब उस तरह से नहीं होती है कि मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, मंत्री जिम्मेदार, बस अब ज़्यादा से ज़्यादा खानापूर्ति की हद तक अधिकारी जिम्मेदार है। अधिकारियों की ऐसा होता है ना, अधिकारी को ट्रांसफ़र कर दिया या अधिकारी को डांट लगा दी, बस उस हद तक जाता है। अब यही देख लो ना, ये लड़के की जो मौत हुई है अभी नोएडा में, युवराज मेहता जो है, अब सारा कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। दो दिन तो बहुत गुस्सा रहा, इनके परिवार को भी गुस्सा रहा। आई विटनेस ने भी कहा कि भाई पुलिस और वो सब खड़े देखते रहे, तमाशा नहीं बचाया गया। लेकिन 2 दिन में ही माहौल को इतना चेंज कर दिया गया है कि अब वो उसके खुद के पिताजी कह रहे हैं कि बस एक बार योगी जी के दर्शन करा दो, बेटा तो गया है ना। मतलब कोई गुस्सा ही नहीं है। नहीं, ह्यूमैनिटेरियन टर्म्स पे भी हम गिर चुके हैं। मतलब हमारी सोच जो है, दर्शन मात्र, बेटा मर गया, मतलब क्योंकि ये किसी के अब दिमाग से निकाल ही दिया गया ब्रेन वॉशिंग से कि इन चीज़ों के लिए जिम्मेदारी डायरेक्टली मुखिया की होती है, मुख्यमंत्री की होती है, या प्रधान की होती है, प्रधानमंत्री की होती है, अगर राष्ट्रीय मुद्दा है। ये हमारे जहनीत से, हमारे जो आज के टाइम में 25-30 साल का भी युवा है, उसकी जहनीत से मोस्टली अब निकाल दिया गया है। क्योंकि जिसने पहले रिपोर्टिंग देखी है, 10-12 साल हमारे यहाँ प्राइवेट मीडिया में रिपोर्टिंग हुई 2000 से लेकर 2010-12 तक, तो आप देखोगे कि कुछ भी कहीं भी हो जाता था ना, तो पहला सवाल था इस विभाग का, कंसर्न विभाग का मंत्री कौन है और मुख्यमंत्री कौन है, पहला निशाना उन पे होता था दोनों में। जी, अधिकारी क्या है, अधिकारी को तो आज उठा दिया, कल उठा दिया, इधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया, उसमें क्या। बात ये थी कि पॉलिटिकल पावर किसके पास है, उस पर पहला निशाना होता था मीडिया का। अब आप देखेंगे कि कहीं पे भी ऐसा नहीं होता, जहाँ पे खासतौर पर बीजेपी का आदमी हो, कि आप मुख्यमंत्री का नाम आएगा या मंत्री का नाम आएगा, कहीं भी नहीं आएगा। वो भी अब देखो, इंदौर वाले मामले में भी तब आ गया, कोई ऐसे नहीं था कि उसको कोई वो कर रहा था कैलाश विजयवर्गीय ने, वो तो उसने गाली दे दी,
उसको रिपोर्टर को गाली दे दी, भाई तू ऐसा है ना, घंटे का सवाल है तेरा ये है। तब जाके वो मुद्दा बन गया और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म, लेकिन इतने क्रिटिसिज्म पे भी हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, मंत्री का तो कुछ नहीं बिगड़ा। मुख्यमंत्री तो उसी दिन हंस हंस के प्रोग्राम कर रहा था, अगले दिन फिर अवार्ड वर्ड बांट रहा था। तो इन मुद्दों पे जो आचरण पे मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के, नेताओं के, अब जो है पब्लिक ने उस तरह से संज्ञान लेना ही छोड़ दिया है, क्योंकि उनकी मेमोरी में अब वो चीज़ है ही नहीं कि ये लोग जिम्मेदार हैं हमारे का, उसके लिए बात जिम्मेदारी की निकल चुकी है, दिमाग से निकल चुकी है वो बात। अब कैसे डालोगे आप उस चीज़ को कि भाई मान लो एक एक किसी के घर का बेटा मर गया, कोई चीज़ हो गई, तो उसके लिए क्या मंत्री इस्तीफा दे दे? क्या इस्तीफा देने से ठीक हो जाएंगी चीज़ें? ये सोचोगे? इस्तीफा देने से क्या होगा? हमारे यहाँ पूछा जाता है यार ये इतने मर गए, पहलगाम में ये हो गया, पहलगाम में इतने लोग मरे थे, कौन जिम्मेदारी लेगा भाई? NSA लेगा, गृह मंत्री लेगा, रक्षा कौन लेगा? प्रधानमंत्री। तो कह रहे हैं कि यार इस जिम्मेदारी लेने से क्या हो जाएगा, इस्तीफा देने से क्या हो जाएगा, क्या वो वापस आ जाएंगे? ये सोचोगे? अब आप सोचो ना यार, पहले कहीं भी हादसा होता, रेल मंत्रियों ने भी हमारे यहाँ पे इस्तीफे दिए हैं, खेल मंत्रियों ने हमारे यहाँ इस्तीफे दिए हैं, हमारे यहाँ स्वास्थ्य मंत्रियों के इतने जल्दी जल्दी इस्तीफे होते थे इतनी इतनी बातों पे। वो एक अकाउंटेबिलिटी सेट करने की चीज़ होती है, ऐसा नहीं होता कि जो मर गया वो वापस आ जाएगा। अगर आपने किसी का इस्तीफा मांग रहे तो इसका मतलब ये है कि ही वॉजंट एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी एज डिलीजेंटली एज ही वॉज सपोज टू डू, और वो अगर वो नहीं कर पाया है तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है। उसके बाद ये होता है कि उसकी जगह जो उसको रिप्लेस करेगा, ही विल बी मोर विजिलेंट, ही विल बी मोर एक्टिव, और वो उस चीज़ को रिपीट नहीं होने देगा। ये इसका एक मोरल होता है। तो अब ये कल्चर ही हमारे यहाँ से जब ख़त्म हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, पॉलिटिकल पावर के लोगों का, तो फिर जो हाल अब हो रहा है, एक घटना के बाद दूसरी घटना, 2 दिन न्यूज़ आती है, 2 दिन ट्रेंड होता है, फिर बन जाता है, हो जाता है, ये चल रहा है। मतलब फुल स्टॉप लगाना हमने सीख लिया कि भाई यहाँ वो करो नहीं, ये चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ में आती है। जैसे अभी अंकिता भंडारी वाला जो केस हुआ, उसमें जो मुख्यमंत्री है वो ये अनाउंस करके आया कि कॉलेज का नाम उनके नाम पे रखा जाएगा। इससे क्या सॉल्व हो रहा है? इससे भी कुछ हमें नजर नहीं आ रहा। कुलदीप सेनगर वाले केस में आप देख लीजिए, जो पीड़िता है उसको जाके प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। और एक पंजाबी सिंगर है काका, काका जैसे सिंगर जो है फ्रेडो नाम के ऐप बना रहे हैं इस टाइप के, जो रेप को बचा सकते हैं होने से, इस टाइप की योजना सिंगर कर रहे हैं। कॉमेडियन जो है, कॉमेडियन पॉलिटिकल इश्यूज को जो है प्रेजेंट कर रहे हैं। जर्नलिस्ट जो है वो चाटुकारिता कर रहा है, और ये असली काम जो है कॉमेडियंस कर रहे हैं। तो ये देश अब उस टाइप की चीज़ से होगा क्या कि आपने कॉलेज का नाम रख दिया, वो बच्ची हो चली गई। आपने रेप को रोकने के लिए क्या कदम उठाया? भावनात्मक भी मैनेजमेंट, हेडलाइन मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा मैनेजमेंट है। ये बीजेपी ने देश को सिखाया है। और दूसरे 2 पार्टी वाले लोग हैं, दूसरे लोग जो हैं आपके जैसे, हमारे जैसे लोग, जिनको अगर कल पॉलिटिक्स में आना, तो वो जितना इनसे सीख लें उतना बढ़िया है। कि भी आपको मुद्दे सुलझाने की बजाय मुद्दे पे पानी डाल के उसको मैनेजमेंट कितनी जल्दी कर सकते हो आप, वही कि डाइवर्जन, भटका दो उसको, मुद्दे को जो चल रहा है उसको भटका दो, उसको उस पर बात ही मत होने दो। कि सबसे बड़ी बात होती है कि 2 ही तरह की राजनीति अब रह गई है, अपमान और सम्मान की। आप ये देखो, इलेक्शन 4 साढ़े 4 साल कुछ मर्जी आपके प्रदेश में होता रहे, मारपीट, तोड़ फोड़, पेपर लीक, घोटाले, बलात्कार, मर्डर, कुछ होता रहे, लेकिन इलेक्शन जो 2 महीने लड़ा जाता है किस मुद्दे पे कि इसने ये बोल दिया इससे उसका अपमान हो गया, इसने ये बोल दिया इससे उसका अपमान हो गया, फलानी जाति आपको नहीं देगी, फलानी जाति आपको नहीं देगी, इस पे वोट, इस पे ये मुद्दे होता है, मतलब लास्ट में जो होता है। तो जब वोट इस चीज़ पे जाना है, मुद्दे पे, इसी मुद्दे पे पड़ना है, अपमान सम्मान पे, तो फिर ये सब बातें तो बेमानी है ना, विकास और ये सब। तो सब सारा ध्यान जो रहेगा ना इसी पे रहेगा, अपमान सम्मान पे, कि भाई आपकी जाति के फलाने बड़े महापुरुष के नाम पे इसका नाम रख देंगे, इसके नाम पे इसका नाम रख देंगे। अच्छा, आपके यहाँ वो मारा गया था, उसकी मूर्ति बनवा देंगे, ये 12 फुट की थी, इसको 44 फुट की बना देंगे, 200 फुट की मूर्ति बना देंगे। तो आप समाज जो है, आप वो भी ढंग से नहीं करते, वो प्लास्टिक वाली मूर्ति बना रखी है, वो उसमें तो उसमें भी तो खैर वो तो पैसा तो कमाना ही पड़ेगा ना, हर प्रोजेक्ट में पैसा कमाना पड़ेगा। अब टेंडर निकलता है, अब भाजपा ने सारे जितने भी व्यापारी, कॉन्ट्रैक्टर, ये सब अपनी तरफ कर लिए हैं, सब अपना गले में वो संतरी सा पट्टा डाल के घूमते हैं आजकल। अब सबको कुछ ना कुछ लालच है ना, फिर चाहिए तो ना, किसी को सड़क का टेंडर चाहिए, किसी को नाली का चाहिए, किसी को मूर्ति का चाहिए। तो मान लो अगर वो देखा था, कहीं कहाँ का था, बिहार का था शायद, पटना का था, कहीं घंटाघर बनाना था, वो देखा होगा आपने? हाँ जी, हाँ जी। वो मेरे ख्याल से 40 से 45 लाख का था, प्रोजेक्ट था वो, टेंडर मिला हुआ था। और उसको उसने ईंटों की एक दीवार सी बना के ना, छोटी घड़ी टांग दी ऊपर अपना 100-150 वाली। तो वो सारा ही जो है 60-70 हज़ार में तैयार कर दिया, 40 लाख का प्रोजेक्ट था। तो ये तो खैर होगा ही, करप्शन तो रहेगा ही। जब आपका भी मतलब उस पर फोकस ही नहीं है ना हमारा, अकाउंटेबिलिटी पे, तो करप्शन तो रहेगा ही चीज़ों में। जैसे हमने एक मूवी है जो अमरीश पुरी की है, नायक मूवी, वो बड़ी पूरी हिंदुस्तान की जनता ने बड़े ढंग से देखी हुई। आपको नहीं लगता कि शायद मोदी जी ने उस मूवी को बड़ी गंभीरता से ले रखा है? मतलब हो सकता है कि
लगातार बैठ के 4-5 साल 100, 150, 1000 बार उन्होंने इस मूवी को देखा है। मतलब साफ साफ अमरीश पुरी जो बातें कहते हैं ना, वो आज पॉलिटिकल सिनेरियो में डिट्टो फिट हो रही हैं। हाँ मतलब या तो वो मूवी टाइम मशीन से बनी हुई है, पहली बात ये है। लेकिन दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है जिस टाइम हम छोटे थे उस टाइम पे मेरे ख्याल से इंस्पिरेशन उसी टाइम पे नरेंद्र मोदी से ली थी उसने। कौन है उसके, मणि रत्नम की है, किसकी है, साउथ का है जिसने भी बनाई थी वो। तो उन्होंने गुजरात दंगों के टाइम पे अमित शाह और मोदी की जो रिपोर्टेज और कवरेज हुई थी उससे ये प्रेरणा ली थी। मतलब ऐसा ये वाले जो सीन है ना कि कुछ लोग मरते हैं, मरने दो, दंगे होते हैं उन्हें दो, तो वो बिल्कुल एकदम से वहाँ से उठाया हुआ था। लेकिन उसके बाद की ज़िंदगी में भी प्रधानमंत्री जी ने फिर वो मूवी को बैठ के 3-4 बार देखा, चलो ये तो मैं कर चुका हूँ, अब करने को क्या बाकी है, वो इसमें देख लेता हूँ मूवी में। तो उन्होंने धीरे धीरे करके तो वो किया, और उसमें फिर एक वो हो गया जो रियल लाइफ से बन थोड़ा सा भटक गया, वो कैरेक्टर जो है ना वो बन नहीं पाया उस तरह जैसे बनना चाह रहा था। नील कपूर जो है वो अरविंद केजरीवाल बनना चाह रहा था, तो उनको निपटा दिया, कीचड़ में निपटा दिया। वो तो निकल गया था मूवी में तो कीचड़ जी से, जी। उसको तो कीचड़ में निपटा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अब मूवी जो है ना, मूवीज़ का भी यही है सीन है। देखो आप मूवीज़ का भी आप देख के चलो, आपने पिछले खासतौर पे 5-6 साल में एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूवी या जो कि मूवी पावरफुल लोगों पे तंज करती हो, पावरफुल लोगों को आईना दिखाती हो, कौन सी देखी थी हिंदुस्तान में बनी हुई हिंदी इंडस्ट्री में? मलयालम में कुछ बन रही है मुझे पता है, लेकिन आपने क्या हिंदी कोई मूवी देखी है ऐसी? मैं तो भाई साहब आपका अकाउंट है और 2-3 भाई हो रहे हैं उनके अकाउंट देखता हूँ, और उस पर जो आता है ना कंटेंट, वही मेरे लिए मूवी है, उसी को मैं मानता हूँ कि हाँ। उसके अलावा तो मुझे लगता है कि सारा का सारा मामला जो है वो सरकार के उसमें चल मतलब रहा किसी है, कोई चरण वंदना चल रही नहीं नहीं होगा ना। मतलब आप देखो ना जितने हमारे स्टार हैं, अक्षय कुमार से लेके शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और ये रणवीर सिंह कपूर, किसी ने भी जो है, ये बेचारे ये तो क्या करेंगे, खैर ये तो इनको अगर ऊपर दबाव होगा तो ये तो नहीं कर पाएंगे, वो तो प्रोड्यूसर ही पैसा लगाने से डरेगा। पहली बात तो ये है, कंटेंट आपके समाज का आईना होता है। है। जी लेट 70s में जो मूवीज़ बन रही थी, जब समाजवाद उभर रहा था, तो ऐसी बन रही थी कि हीरो एक गरीब परिवार का बच्चा होता है, मजदूर का होता है, संघर्ष करता है, वो पैसे वालों, जो उसका खून चूसने वाले पॉलिटिशियन हैं समाज का, और व्यापारियों का जो गठजोड़ है उसको तोड़ता था, उनको मारता था, फिर लास्ट में जीत जाता था। जी जी। हमारा सिनेमा यही था। और उसमें पॉलिटिशियन को, पुलिस वाले को, ज़मींदार को, व्यापारी को ऐसी लाइट में दिखाया जाता था कि ये समाज को का शोषण करने वाले लोग हैं। और उस टाइम पे समाज की संरचना भी यही थी भाई, थे भी ऐसा ही था कि भाई मजदूर वर्ग को इसी तरह से था। तो वो सिनेमा जो है चलता रहा कई साल तक चलता रहा। लेकिन फिर उसके बाद जो जो है 2010-12 तक कुछ ऐसी सामाजिक मूवीज़ भी बनने लगी जो हमारे छोटे टाउन्स पे, शहरों की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को लेके बहुत अच्छा सिनेमा बनने लग गया था। पर ख़ास तौर पे 2017-18 के बाद जो है सर्टिफिकेशन देना ऐसी मूवीज़ को बंद कर दिया। बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो डब्बा बंद हो गए, इसमें कि पॉलिटिशियंस को ऐसी लाइट में दिखाया गया है, भाई पॉलिटिशियन ये करता है वो करता है। प्रधानमंत्री का कैरिकेचर होना बंद हो गया, प्रधानमंत्री के कार्टून बनना बंद हो गया। अभी कार्टून में भी आप प्रधानमंत्री को यू कांट शो हिम इन बैड लाइट। मैं जो जितने हमारे 3-4 देश के टॉप कार्टूनिस्ट थे, मैंने बस क्यूरियोसिटी के तौर पे मैंने उनसे बात की ऐसे ही, मैं जानना चाह रहा था। मैंने कहा यार ये कार्टून विधा हमारी इतनी अच्छी होती थी पहले, हमने बचपन में पंजाब केसरी में इतने कार्टून देखे हैं, हमने अखबारों में इतने कार्टून देखे हैं, पढ़ के मज़ा आता था कि किसी के तंज किया हुआ पॉलिटिशियन को ऐसा दिखाया हुआ, घोटाले हुए किसी पे। अब क्यों नहीं होता ऐसा? 17-18 तक भी होता था, कार्टून बनते थे, कैरिकेचर बनता था। तो मुझे 2-3 कार्टूनिस्ट ने यही बताया कि यार देखो हम छोड़ चुके हैं वहाँ से, उस अखबार से, उस पब्लिकेशन से नौकरी छोड़ चुके हैं कि यार हम देते थे ये होगा, देते नहीं नहीं ये तो नहीं जाएगा, एडिटर बोल देता था शाम को ये तो नहीं जाएगा, इसको आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा ऐसे करके लाओ, इसको बदल के लाओ। तो 1-2 साल तो बेचारों ने किया कि ठीक है स्केचिंग और कर लेते हैं, थोड़ा सा ढकी छुपी बात कह देते हैं, लेकिन जब वो भी कहना बंद हो गया तो रिज़ाइन ही करना पड़ा। तो मतलब कोई भी कार्टूनिस्ट भी आज के टाइम में जो है ऐसा नहीं बना के दे सकता, किसी के ऊपर तंज करके नहीं दे सकता जिसको मेन अखबार में छपना है। अच्छा ऐसा नहीं कि आपको घर आके कोई मार देगा। आज़ादी आपके पास अभी भी हुआ है, जैसे आप राहुल हो, मैं सुनील हूँ, हम बोलते रहे अपने अपने चाहे हम मोदी का जैसा मर्जी चित्र बना के, मोदी का जो मर्जी बना के गली गली घूमते रहें, करते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं कहेंगे आपको, क्योंकि पता है कि आपके पास यू डोंट हैव दैट ऑडियंस, यू डोंट हैव दैट पावर। बट
जैसे ही आपके पास कुछ पावर आ गई, जैसे ही राहुल सिंह मार के 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए और राहुल सिंह मार की रील्स वायरल होने लगी, 5-4 मिलियन लोग देखने लग गए और राहुल ने जो है मोदी को कुछ कुछ बोलना शुरू कर दिया और ये बोलना शुरू कर दिया, फिर आप नज़र में आ जाओगे, बिकॉज आप पावरफुल हो गए हो, अब आपको लोग, फिर आपको सेंसर किया जाएगा। और फिर वो आपको इस तरह सेंसर किया जाएगा कि इस तरह के कानून अब बने हुए हैं कि डिजिटल पॉलिसी ऐसी बनी हुई है कि आपको जो है कंटेंट को बिना आपके नोटिस के आपको हटा दिया जाएगा, कॉपीराइट का हवाला देके, किसी तरह का हवाला देके। थाने से SHO का एक नोटिस आता है, ट्वीट्स पे भी आता है और यूट्यूब पे भी आता है कई बार। SHO का के नाम से कुछ मेल आती है, उसमें वो पहले कंपनी को जाती है, यूट्यूब को जाती है, उसको जाती है, फिर वो आपको मेल आ जाता है कि फलाने फलाने पुलिस ने, हैदराबाद पुलिस ने, बेंगलुरु पुलिस ने, फलाने पुलिस ने, दे हैव टेकन द नोटिस ऑफ योर कंटेंट एंड दे हैव फाउंड दैट इट्स इन वायलेशन टू सो एंड सो पॉलिसी एंड इट हैज़ बीन टेकन डाउन। वो का टेक डाउन ही हो जाता है, आपको मौका ही नहीं मिलता ये बताने का कि भाई आप भी अपनी फाइल करें, आप भी बताएं, फिर उसको टेक डाउन करेंगे, ऐसा नहीं करते, पहले टेक डाउन होता है फिर आपको बताया जाता है। तो इस तरह से चल रही है। जैसे आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि जी मोदी जी के जो परिवार थे ना, उनका कुछ वो था, तेल से जुड़ा हुआ कोई व्यापार था, कारखाना था। तो क्या हम देशवासी इस बात को मान लें कि मोदी जी ने हमारा देशवासियों का तेल निकालना सीख लिया है, वहाँ से ही कुछ ऐसा है, या देशवासियों ने अपना तेल निकलवाना मंजूर कर लिया है कि हमारा निकालते रहो भाई? हाँ, मतलब एक तो तेल निकाल लिया और एक वो नहीं कहा करते, अपना वो देखा होगा ना, अपना जो गंडा का जूस कट रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, हैं? हाँ गंडा का जूस काटा एक बार मशीन में देगा वो गंडा ने, फिर वो लिगड़ेगा थोड़ा बहुत, जी, फिर फिर 2 बार दोबारा, हाँ जी, देगा, हाँ जी। फिर 3 बार देगा, ये 3 बार तो ऐल ही है उसमें ये वो खोई खोई सी रह रही है, उसने भी वो निचोड़ गई, चौथी बार और देगा उसमें, तो कुछ कुछ लिगड़ जाएगा तो देखो लिगड़ेगा कि नहीं, लिगड़ने वाली को खोई खोई सी बच रही है, तो मतलब खोई हो चुके हैं हम अब, जो गंडे की होती है। उम्मीद उस स्तर पर जा चुकी है। मैं तो इसको इसी तरह से देखता हूँ। तेल को तो कहना, खैर पता नहीं, तेल तो निकलता हुआ हमने देखा है, तेल तो फिर वो बचती है ना, खड़ बचता है नीचे तेल में, तेल को भी ऐसे ही करा जाता है, सरसों को जो पीड़ा जाता है उसी तरह से पीड़ा जाता है, तो वो नीचे बेचारा अब खड़ ही बचा हुआ है। दोनों यूजफुल चीज़ हैं, खैर वो तो हमें लगता नहीं आज के समय में कुछ यूजफुल बचा हुआ है, सब कुछ ऐसा हो गया। वैसे आपने जैसे कंटेंट आप वो करते रहते हो, सवाल भी उठाते हो, डालते रहते हो, ऐसी क्या ऐसी चीज़ देखी आपने, आपको देख के लगा यार ये कैसे हो गया, कुछ ऐसा रिसेंटली आपको नज़र आया कुछ कंटेंट की ये ऐसा कैसे हुआ, ये क्या था, कुछ बहुत ज़्यादा शॉकिंग आपको नज़र आया हो? नहीं, मतलब शॉकिंग तो अब तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, आप देखिए ना, मतलब जिस जिस देश में जहाँ पे कि ये इतना नंगा नाच हो रहा हो कि जज आदेश देता है कि फलाने फलाने पे FIR करनी पड़ेगी, पुलिस वाले पे, फलाने कंपनी पे करनी पड़ेगी, विद इन 10 आवर्स, विद इन 12 आवर्स उस जज का तबादला हो जाता है, जज को ही 200-300 किलोमीटर दूर फेंक देते हैं कि मैं तू अब तेरे को सजा दी, तू सजा देने चला देना। तो जब ये चीज़ें इस हद तक चली जाएंगी, जो जिसको न्याय करना है, जिसको इंसाफ करना है, उसको ही, खास तौर पे जो लोअर कोर्ट्स के हमारे जजेस हैं, CJM हैं, वो इतना प्रेशर में आज के टाइम में अपना चलते हैं कि भाई ऊपर से आदेश आ जाएगा और उसको, तो जब हमारा लास्ट हथियार जुडिशरी होता है, जब भी हमारे जीवन में कोई भी दिक्कत आती है, केस वेस होता है, तो हम वहीं जाते हैं ना भी इंसाफ के लिए। लेकिन जब इंसाफ देने वाले को ही इतना प्रेशर में होगी, उसके तबादले हो रहे हों, उसको दूर दूर फेंका जा रहा है, वो डर रहा हो, तो फिर क्या क्या शोकिंग बचेगा देश में, क्या शोकिंग होगा, मतलब इतना कोई कुछ तो प्रोटेक्शन के लिए कोई तो आए भाई। और अच्छा, ढका छुपा भी तो हो कि भाई चलो आज उसने, जज ने कुछ ऐसी चीज़ कर दी तो 6 महीने बाद ट्रांसफ़र कर दिया या 1 साल बाद कर दिया, कुछ कुछ उसको इस तरह से ना करा दिया। ये तो एकदम से ऐसे हो गए हैं कि भाई हम तो नंगापन दिखाएंगे, अगर आपने आज फैसला दे दिया तो कल आपका हाथ में ट्रांसफ़र ऑर्डर देंगे, आप निकलो यहाँ से, हम दूसरा जज लाएंगे, वो करेगा। ये हुआ अभी संभल वाले मामले में, जहाँ पे वो पुलिस वाला था, उसको अनुज चौधरी पे। ये हुआ दिल्ली दंगों में, जहाँ पे कि भाजपा वालों पे केस करने के जस्टिस मुरलीधरन ने आदेश दिए थे, रात को उनका ट्रांसफ़र हो गया था। ये हुआ राजस्थान में, अदानी पे की से जुड़ी कोई कंपनी थी, उस पर जुर्माना लगाया था वसूली को लेकर, जयपुर में गुप्ता जी थे, उनको जो है तबादला कर दिया गया रात। तो जब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, फिर कंटेंट में तो कुछ भी शॉकिंग ऐसा नहीं बचता है ना, फिर तो अब आप कुछ भी हो जाए देश में, फिर यूँ लगता है कि चलो वो हो गया था, तो ये तो चल ही रहा होगा।
सुनील भाई, एक जैसे मैं भी कुछ कंटेंट कुछ बना के कभी डाल देता हूँ, तो एक बहुत कॉमन सवाल है वो आता है, और लेकिन मेरे को उसका जवाब देना नहीं आता। तो मैंने सोचा कि मैं किसी मेरे से अच्छे ज्ञानी और अच्छे समझदार व्यक्ति के साथ बैठूंगा तो मैं उनसे पूछूंगा। लोग ये पूछते हैं, आप ऐसी बातें कर रहे हो, आपको डर नहीं लगता? डर, हाँ मतलब डर, डर तब आता है आदमी के दिमाग में जब वो इस चीज़ को बैलेंस, जब हम डर कहाँ पैदा होता है, हमारा डर वहाँ पैदा होता है जब हम ये देखते हैं कि हमारे पास हमने पा कितना लिया और खोने को क्या है हमारे पास। जितना आदमी जीवन में पा लेता है और गलत तरीके से पा लेता है, कि मान लो अगर आपके पास आपने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया जीवन में, या आपको कुछ हासिल करना है, सरकार से कुछ लेना है, तो फिर आप ना हर कदम पे डरोगे कि यार अगर ये हो गया तो मेरा ये कर देंगे, ये हो गया तो मेरा ये कर देंगे। तो एक बात तो अभी तक ये है कि ये लोग जान से तो किसी को मार नहीं रहे, है ना, जी। जान से मारने की शायद किसी किसी पे कोशिश की हो, ये उलझा ही रहे हैं लोगों को ज़्यादातर ना, जो इनको तंग करता है उसको उलझा देते हैं, कोर्ट केस में उलझा देते हैं, कोई झूठी मूठी अपराध में उलझा देते हैं, वो उलझा देते हैं। तो जब आप इन चीज़ों में रहते हो, मेरा तो बहुत साल हो गए अभी ये सब ये करते हुए, कंटेंट लिखते हुए, बोलते हुए, करते हुए, एक दो बार इन्होंने कोशिश भी की, वो डर सा भी निकल गया उलझाने उलझाने वाला। तो ऐसा अब कोई ऐसा डर नहीं रहा कि भाई हाँ मतलब भाई पकड़ के ये कर देंगे, मेरा ये कर देंगे, ठीक है। पर मान लो अगर ये किसी केस में उलझाएंगे, अगर पहले उलझाया तो आगे उलझा देंगे, कर लेंगे, भुगत लेंगे, मतलब बोल चुप रहना, चुपचाप अपना टाइम बिता लेना, अपना ये कर लेना, तो भाई सभी कर रहे हैं, मतलब है ना, 150 करोड़ लोग कर रहे हैं। तो अगर आप भी अगर उस चीज़ में खुश हो तो कर लो चुपचाप, जैसे चल रहा है चलो। या फिर अगर आपके अंदर थोड़ा सा कीड़ा है, शांत नहीं हो रहा, बार बार यार ये जी। देख के अरे नहीं नहीं मैं तो बोलूँगा, मैं तो कहूँगा, फिर या तो आप वो कर लो। तो जो वो कीड़ा है ना वो कुल बुलाने लग जाता है थोड़े थोड़े टाइम बाद। अब आप क्रिएटर हो, आपको भी बहुत बार ऐसा होता होगा यार ये चीज़ मैं बोल लूँ ना बोल लूँ ना बोल लूँ, कई बार सोच के फिर बोल ही देता है यार, देखी जाएगी जो देखी जाएगी, जो होगा बोल रहे हैं बात। क्यों अंदर वो आपकी चीज़ आपको बैठने नहीं दे रही चुपचाप आराम से, वो आपको बार बार तंग कर रही है, यार तू चुप बैठा है इस बात पे, चुप, देखी जाएगी जो बोल दे। तो वो जो देखी जाएगी वाला सिस्टम है ना, वही है यार, ठीक है भाई कहना तो अपनी बात तो कहनी है ना, क्या होगा ज़्यादा ज़्यादा। तो एक चीज़ अब ये भी हो गई है, वैसे आसान हो गई है, पहले जो चीज़ अपने हमारे सम, घरों में, हमारे समाज में पहले ये था 2020-21 तक खास तौर पे कि अच्छा भाजपा का सीन ऐसा हो गया था, मोदी भगवान हो गया था, अपना घर में भी हो गया था, जी। जी। हाँ, जी। कुछ बोल लो, हाँ ना ना मोदी के खिलाफ ना ना। लेकिन अब थोड़ा सा ये चीज़ आई है लोगों के दिमाग में, हमारे तो खास तौर पे आई है, आसपास घरों में, ठीक है भैया, नेता तो है, राजनेता तो है, जो गंदे काम राजनेता करते हैं वो ये भी करता है। तो उससे ये हो गया कि घर परिवार में, समाज में थोड़ा बोलना अब आसान हो गया, मतलब ऐसा नहीं रहा कि आप भगवान की निंदा कर रहे हो। वो भगवान की निंदा वाला कंसेप्ट अब थोड़ा निकल चुका है किसान आंदोलन के बाद खास तौर पे। ये तो खैर मोदी जी ने भी खुद भी निकाल दिया ये कह के मैं नॉन बायोलॉजिकल, तो वो उन्होंने खुद ही वो कर लिया है। नहीं वो तो लोगों वो बैम तो फिर लोगों ने काटा ना उनका, जब उनको 400 पार कर रहे थे और वो कर रहे थे, तो जब उनको माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर बनाया अब, है ना, लास्ट में आगे वो भी माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर ही बने, 240 सीट पे, दो बैसाखियों का उनको सहारा लेना पड़ा, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू है, एक तरफ नीतीश कुमार है। तो वो तो अब इनको खुद ही रियलाइज़ हो गया कि भाई मैं आदमी ही हूँ, मैं कोई वैसे खास। सुनील भाई, आपको अगर ये बोला जाए कि इसको स्वीकार करो या एक बार ये बोल भी दो ये बात कि मैं भगवान हूँ, तो कितना जोर लगता है इस बात को कहने में? क्या इंसान सोचता है इस बात को कहने से पहले? आ जाती, मेरे मेरे को लगता है कि जब आपके तुक्के फिट बैठ रहे हो ना, गोडली फीलिंग आ जाती है आदमी के दिमाग में। देखिए आप, मैं आपको बताऊँ, अपना तो ताश खेला करो हाँ जी। जे, अपने को बूढ़ा 4-5 बाजी भी दे देना कट्ठी नहीं हो जाए, तो भाई तेरा तो किमें है हाथ में चमत्कार है ना भाई किमें किमें चमत्कार है भाई तेरा तो हाथ में। तो जिसकी फिट बैठ रहे हो ना सिस्टम, बार बार अब आदमी जो है चुनाव पे चुनाव जीतते जा रहा है, आदमी जो है जो कर रहा है वही हिट हो रहा है, वही मास्टर स्ट्रोक हो रहा है, वही किसी को मंत्री बना दिया, किसी को हटा दिया, तो दिमाग में फतूर मच जाता है आदमी के, आ जाता है कि मैं, मेरे अंदर कुछ तो सुपर पावर है। इतना ओपनली एक्सेप्ट करना है 140 करोड़ लोगों के सामने? मेगलोमेनिया ऐसे ही काम करता है, कुछ दिमाग में चीज़ें ऐसे होने लगती है, भाई तेरे अंदर है कुछ खास, इन 150 करोड़ लोगों के तो नहीं है, इनको तो तूने मतलब आलू गोभी की तरह ट्रीट करता है, तो जिसको जो चाह कर दिया। तो आदमी के दिमाग में फितूर मुझे लगता है आ जाता है कि जैसे सुपरस्टार, हमारे लोगों सुपरस्टारडम जिन्होंने इंडस्ट्री में भी देखा हुआ है, फिल्म इंडस्ट्री में, उनका भी हमने कई बार देखा है इस तरह का रूप। साउथ इंडिया में खास तौर पे हम देखते हैं कई बार, दे गेट ट्रीटेड लाइक गोड्स, रजनीकांत, विजय, कोई भी है इस तरह। तो
क्या पता उनके दिमाग में आता हो या ना आता हो, लेकिन जनता उनको भगवान की तरह ट्रीट करना शुरू कर देती है। तो हमारे भी इस प्रधानमंत्री को लोगों ने भगवान की तरह ट्रीट करना शुरू किया, तो शायद इनके दिमाग में आ गई बात। लेकिन इस प्रकार की बातें होते हुए भी जैसे ऐसे कोई बीच में बयान आ जाते हैं कि जैसे बेटी बचाओ बेटी पटाओ प्रधानमंत्री बोल देते हैं, या नाली के गैस निकाल के वो बना लो, तो लोगों को ये नहीं दिखता कि कितनी इनप्रैक्टिकल बात है। वो साफ साफ समझ नहीं आता कि प्रधानमंत्री हो गए, कौन क्या बात कर रहे हैं, तो दूसरी में कोई बालक भी बात ना करे ऐसी तो बच्चा तो। यार उनकी सक्सेस का जो फॉर्मूला है ना, वो मुझे लगता है कि वो हमारे लोगों जैसे ही है। जैसी हमारे यहाँ बातें होती हैं, उन्होंने ये पकड़ लिया कि भाई जो ये इंटेलेक्चुअल जो बातें हैं, किताबी बातें, ये फालतू सुद्धा है, इसमें कोई दम नहीं है। कुछ ही % लोग बात ये करते तो भाई हैं। ये जो है ना, हार्वर्ड तो छोड़ो पाओ हार्ड वर्क पे, इन्होंने आते ही कह दी थी वो बात। तो कहने इन्होंने कह दिया कि जो आदमी इंटेलेक्चुअल है, पढ़ा लिखा है, सीधे तौर पे नहीं कहा, लेकिन ये कहा है कि या तो वो 5 स्टार जर्नलिस्ट है, एक तो ऐसा कहते थे, एक वल्चर प्रेस्टिट्यूट ऐसे शब्द होते थे, या एक खान मार्केट गैंग ऐसे शब्द होते थे। ये सब उसी चीज़ से जुड़े हुए हैं कि जो आदमी किताब पढ़ता है, जो आदमी बौद्धिक है, जो आदमी इंटेलेक्चुअल है, हिस्टोरियन है, कुछ भी है, जो भी इनके खिलाफ लिखता है वो फालतू आदमी है, उसका कोई मतलब नहीं है। असली आदमी होगा जो समाज की बात करेगा, ज्ञान जैसा समाज है वैसी बात करेगा। तो ये कह देते हैं भाई मैं तो नाले से गैस बनाता था, या फिर एक बार ऐसा हुआ कि भाई पहाड़ी को पे जंगल कैसे उगाया जाए, पहाड़ी जो थी बंजर पहाड़ी थी, तो मेरे दिमाग में आइडिया है, मैंने गुब्बारों में बीज भर के ऊपर छोड़ दिए, गुब्बारे फट गए तो वो बीज गिर गया, तो जंगल फट गया वहाँ पे। तो हमारा जो आदमी है, जो अपना गांव का आदमी है, या कोई कॉमन मैन है, हमारे विचार ऐसे ही हैं, हम सोचते ऐसे ही हैं। कॉमन आदमी को जो है ये चीज़ें बहुत अपील करती हैं। आप मान के चलो, इतनी सी सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है भाई। मैं क्या करता था जी, बचपन में वो जूते मेरे गंदे हो जाते थे तो चौक रगड़ता था उसके ऊपर, वो टेनिस के जूते नहीं आ गए थे जी जी, सफेद हाँ, सफेद, जी। तो सबने पहने हैं वो, सबने सब, हाँ यार ये तो अपने भी कराया यार, ये तो बहुत बढ़िया, ये हाँ भाई आदमी सही है, बहुत संघर्ष करके आया है। और क्या करते जी, क्या लगाते हो आप? कुछ नहीं जी, पसीना आ जाता है वैसे कर लेता हूँ। अपना भी पसीना पसीना आ जाए, गोचा गोचा पोछ के आम आदमी यही करता है ना, जी। कहते इसी चीज़ की चमक है, वाह भाई वाह क्या बात है। तो नेता जो बनता है वो समाज का आईना बनता है, मतलब वो समाज का दर्पण है। तो ये हमारे समाज का दर्पण, ऐसा नहीं है कि ये एबरेशन है, कोई ऐसा निकला कि इनके जैसा कोई आदमी नहीं है, लेकिन इन्होंने समझ लिया है कि भाई कॉमन मैन को अपील करने वाली जो बातें हैं वो यही हैं, ऐसी ही हैं। कुल मिला के जैसे हरियाणा है, हरियाणा में हर एक गांव में आपको 20-25 आदमी ऐसे बग्गियों में बैठे हुए मिल जाएंगे जो इस प्रकार की बातें मारेंगे। तो आपको जो है हरियाणा का वो करना है, भ्रमण करना है और उन लोगों में जाके बैठना है, और 2 साल में आप तैयार हो। फॉर्मूला यही है। ये हरियाणा में तैयार हुए हैं, पता नहीं आपको पता होगा ना इस बात का। हाँ, ये हिमाचल के हरियाणा के वो थे। ये हाँ। हरियाणा में हमारे अपने जींद में ये आते थे स्कूटर पे खट्टर साहब के साथ 90, ये खुद बताते हैं 93 94 में। मुझे किसी और ने भी बताया था कि ये आते थे, हमारे जींद में भी किसी ने बताया था कि ये जो है जब इन्होंने हवीपा के साथ भी गठबंधन किया था ना जी, वो तो 96-97 की आसपास तो की बात है। उससे उस टाइम पे ये ही वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ बीजेपी, जिसमें कि ये उस टाइम पे आलोचना करते थे, कांग्रेस की करते थे, देवीलाल जी के बारे में बात करते थे। तो ये बंसीलाल जी की वैसे तो आलोचना करते थे कि कांग्रेसी हैं, लेकिन जब वो छोड़ के उन्होंने पार्टी बना ली थी तो उनके साथ बना लिया था। वही जो सारा अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स आज चल रही है वो उन्होंने 90s में डिस्प्ले कर दिया। तो 90s के इंटरव्यू में उनका एक बयान है कि हमारे लिए दुश्मन कोई भी नहीं है। मैं पॉलिटिक्स, मुझे पता है कि पॉलिटिक्स को मैं ऐसे नहीं बदल सकता कि मैं पॉलिटिक्स ही बदल दूँ, मैं पहले आदमी को बदलूंगा। कि कोई कांग्रेसी आता है, लोकदल परिवार का कोई भी आता है, किसी का भी आता है, हमें सब स्वीकार है, बशर्ते कि वो हमारी लीडरशिप को स्वीकार कर ले। ये इनका विचार 90s का था, 95 में इन्होंने कहीं पे बात बोली थी। आज भी वही चीज़ है कि कोई कांग्रेसी, कोई कितना ही क्या अपराध कर रखा हो, कुछ भी कर रखा हो, कैसे कैसे भी लोग हों, चाहे हार्दिक पटेल इनके बारे में रोज़ गाली दे के छोड़ दो, उसको भी MLA बना के छोड़ दिया। तो ये इनकी पॉलिटिक्स का आधार जो है वो अपने हरियाणा में तैयार हुआ है। तो ये जो इन्होंने गांव में, अपने हरियाणा के गांव में घूम घूम के देख रखा है ना, जो लोगों हरियाणवी लोगों के बीच में बैठ के बात कर रखी है, वो सारी ट्रेनिंग इनके काम में आ रही है। और इन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए जो पहली रैली की थी वो हमारे रेवाड़ी में ही करी थी 2013 में। जब इन्होंने कैंपेन की शुरुआत की तो रेवाड़ी से ही करी थी, हरियाणा से ही करी थी। तो कहने का मतलब ये बताते भी हरियाणा से खास लगाव है, हालांकि इनका सब जगह से खास लगाव है दुनिया में हर। वो कहीं ना कहीं ढूंढ लेते हैं लगाव तो इनका। लेकिन हरियाणा में ट्रेनिंग जरूरी है इनकी 2-3 साल, ये बात बिल्कुल सही है। और खट्टर साहब से ही पुराना इनका जो है वो एक ही चटाई पे सोते एक ही थे। चटाई पे। हाँ, चटाई खट्टर साहब की खींच ली थी इन्होंने अभी पीछे। ये जो शब्द चले हुए हैं ना ये आजकल, ये राष्ट्रभक्त, गौ भक्त, देशभक्त, इनके पैमाने क्या हैं? क्या होता है देशभक्त? कौन आदमी है? किसको मानते हो आप? क्या पैमाने हैं? जैसे कोई तो सोशल मीडिया पे कोई वीडियो बना के डाल दे कि भाई
कोई गाय जा रही है उसको खुर्रा मार दिया, वो ये तो गौ भक्त हो गया भाई यहाँ पे। कोई ऐसे ही कोई काम कर दे कि वो देशभक्त हो गया। तो क्या पैमाने हैं इनके? देशभक्त अब ज़्यादातर देशभक्त तो अब वो है आज के टाइम में, ऑनलाइन देशभक्त एक ऑफलाइन देशभक्त होता है ना, तो ऑनलाइन दो जी। देशभक्त तो वो है जो पहले टिकटॉक पे स्टार बन गया था, टिकटॉक बैन हो गया। उसके बाद फिर उसको, अब उसके बाद लगा भाई मैं क्या करूँ, मतलब उस टिकटॉक पे छोटी छोटी वीडियो बना के बहुत लोग हिट हो गए थे, वो चला गया। उसके बाद बहुत काफ़ी लोगों ने तो इंस्टाग्राम पे अडेप्ट कर लिया। उसके बाद बहुत से कंटेंट क्रिएटर थे, उनको लगा भी क्या करें, तो वो अब जो है कोई गोरक्षक दल चला रहा है, कोई देशभक्त बना हुआ है, कोई ऐसी रील बना रहा है, वो सब यही कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने तिलक लगा लिया है, मूछें रख ली हैं, बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा ली हैं, सब वही लोग हैं। कई बार मैं सोचता हूँ तो समझ नहीं आती है बात वैसे, जैसे मान लो कोई टिकटॉक पे कोई गाने पे डांस कर रहा है, तो किस प्रकार की देशभक्ति है जो अब वो ट्रांसफॉर्म हो के एक अलग रूप में आ रही है, और कैसे वो देशभक्ति है? मतलब शिल्पा शेट्टी शेट्टी का तो हमें समझ में आता है कि ठुमके से यूपी बिहार लूटने वाला मामला जो है, वो समझ में आता है कि भाई हाँ ये कौन सी देशभक्ति है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे? ये टेम्पलेट है ना, ये मोदी जी का बनाया हुआ, भाजपा का बनाया हुआ टेम्पलेट है कि आप इसके सहारे आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको मान लो जिला पार्षद का चुनाव लड़ना है, लोक समिति का चुनाव लड़ना है, कुछ भी लड़ना है, भाजपा की तरफ आपको जाना है, तो ये पहला टेस्ट है जो आपको पड़ाव पार करना है, कि आपको पॉपुलैरिटी दिखा के दिखाना है आगे बढ़ के कि लोकल थाने में आपको जान पहचान बढ़ानी है, थानेदार से जान पहचान बढ़ानी है, आपको चमकना, नाम चमकाना है। तो सबसे सबसे सीधा तरीका और आसान तरीका क्या है, सेंसेशनल तरीका क्या है? और कुछ नहीं, आप मेहनत कर लो, जो मर्जी कर लो, जन सेवा कर लो, फलाना कर लो, कुछ नहीं है। सबसे आसान तरीका ये है, पकड़ो किसी मुसलमान को, पकड़ो कहीं पे कोई गाय वाय घायल हो रखी, वहाँ जाओ, वीडियो बनाओ, किसने मार दिया, उसने कर दिया। आप ये देखो, इतने वीडियो अपने यहाँ सर्दियों में आप आते हैं, ये जो कश्मीरी आते थे अपना शॉल बेचने वाले, जी जी अपने तो बहुत आते थे जी हरियाणा में, बिल्कुल। अब तो कम आते हैं, लेकिन आते हैं तो कई तो इन इस देशभक्त इस वायरल होने के चक्कर में उनके वीडियो बना के बोल जय श्री राम, बोल भारत माता की जय। वो यार अपना कंबल बेचना रहा है यार, उसने मतलब हाँ, ठीक बात है, वो अपना काम कर रहे रोजगार हो, है रोजगार है उसका। उसका। और आप उसको कह रहे हो कि नहीं ये तो कश्मीर में तो ये हमारे साथ ये ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, भाई वो नहीं करता यार, वो बेचारा वो आया है अपना रोजी रोटी के लिए आया है। और वो, अगर आप कश्मीर को ये मानते हो ना, या तो आप मान लो कि कश्मीर इंडिया नहीं है, आप खुद ही मान लो भाई कश्मीरी है तो इंडिया का नहीं। अगर आप मानते हो कि कश्मीर इंडिया है, कश्मीर हिंदुस्तान है, कश्मीर हिंदुस्तानी है, तो वो अगर कहीं जा रहा है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए हिंदुस्तान में, तो आप उसको अपने देश के हिस्से की तरह, आप अपने उसकी तरह ट्रीट करोगे कि नहीं करोगे? तभी तो वो हिंदुस्तानी हुआ। ठीक बात है। अब आप उसको कैसे किसी को पकड़ के गला पकड़ के, लेकिन ये सब लोग जो हैं वो वायरल होने के चक्कर में ही करते हैं, मतलब ऐसा कहीं ना कहीं ये जो है बजरंग दल से जुड़ा हुआ, संघ से जुड़ा हुआ, ये जो वीएचपी वगैरह से जुड़ा हुआ आदमी होता है, जिसके दिमाग में कीड़ा कुलबुला रहा होता है कि मुझे वायरल होके जिला स्तर पे हिट होना है या ब्लॉक स्तर पे हिट होना है, मुझे ये टिकट लेनी है, मुझे ये लड़ना है, चुनाव लड़ना है। तो सारा पैमाना हिट होने का है ये जैसे जो आदमी जो है ना, जो सोलर के टेंट बनाता है सेना के लिए, है ना, वो आदमी जो है देशभक्त नहीं है। ये एक टेम्पलेट हमारे देश में सेट सेट हो गया है। तो कई बार आपने नहीं सोची इस बात को कि भाई उस प्रकार का आदमी जब देशभक्त नहीं रहा, आप तो फिर भी हम्म आलोचना ही करते हो, तो आप भी ऐसे ही काम शुरू कर दो, कोई गौ सेवा की वीडियो बना दी है इस टाइप का कोई? हाँ, ये मैं कह रहा हूँ ना, बहुत ये लो सबसे लो हैंगिंग फ्रूट है देशभक्त के तौर पे हिट होना और वो होना। मतलब आप एक तिलक लगाओ, एक गमछा घेरो और अपने आगे फ़ोन लगे, जय गौ माता की साथियों, जय हिंदुस्तान, जय माता दी साथियों, जय श्री राम। आज ये हुआ, मैं फलानी जगह पे आया था, यहाँ पे हमारे हिंदू भाई मिल गए, ये हो गया यहाँ पे तो ये एक बहुत ऐसा टेम्पलेट है कि आपको हिट होने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, आप बहुत जल्दी वो बन जाओगे। काम आप जैसे जैसे कह रहे हो, आप चाहे देशभक्ति के साथ का बड़े से बड़ा काम कर लो, आपने साइंस में कैसी रिसर्च किया, आपने मैन्युफैक्चर जो मर्जी किया है आपने, आपको ये नहीं पता, आपके परिवारों ने बलिदान चाहे जितना मर्जी दिया है, फौज में चाहे जितने मर्जी रहे हैं, आपके यहाँ से 71 में कोई लड़ा, 65 में लड़ा, कारगिल में लड़ा, कोई मतलब नहीं है। अब मैं उस पर वही ना, जाति पाति पे क्या है कि ये लोग लड़ाते हैं करते हैं, उस पे हम फिर बात करते हैं तो इनका ही फ़ायदा होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको वैसे कहना चाहूँगा कि जिस तरह के लोग ये आज आगे पॉलिटिक्स में भारत माता और इसके नारे लगा रहे हैं, जिनको जो ऐसा लगता है कि खून सवार है इनकी आंखों में, इनका बच्ची भी नहीं मरी आज तक किसी उसमें आंदोलन में, किसी वॉर में, इनके नाखून की चोट नहीं लगी। और जिन जिन परिवारों ने, जिन समुदायों ने अपने बच्चे गंवाए हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, जिनके रोज़ लाशें आती हैं बॉर्डर से, चाहे वो 65 में आई, 71 में आई, कारगिल में आई, अभी आई, डोकलाम में मरे जिनके,
जिनके अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था इसमें मरे, अपने हरियाणा के भी कितने हैं, जी। उन लोगों को ये लोग अलगाववादी बताते हैं, उन लोगों को जो है ये बताते हैं कि वो खालिस्तानी भी है, अलगाववादी भी है, टुकड़े भी करता है देश के, उनको अपने देशभक्ति का सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है। ऐसे लोगों को कोई जिनका कि आर्मी से, बॉर्डर से, यहाँ तक कि खेल से भी दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे लोगों को सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है कि यार हम हिंदुस्तानी हैं, देखो हम भी देशभक्त हैं। वो तो अभी सुभाष चंद्र बोस का जो परिवार है, उनसे भी सर्टिफिकेट मांग लिया एसआईआर में कि प्रूव करो। मतलब अब तो ये लोवेस्ट हाँ। वो मार्क आ गया कि अब तो इससे नीचे तो है ही नहीं कुछ। जिस इंसान ने सेना बनाई, इस देश को सब कुछ दिया। इसका प्रोजेक्शन क्या देखते हो आप कि कहाँ जा रहा है ये 2029 आते आते, हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे और क्या बदलाव नज़र आता है? बदलाव तो इनको खुद को भी नजर आने लग गया था। बदलाव तो देखो 2024 में सर्टेनली देयर वाज अ एयर ऑफ चेंज। अभी भी ये चीज़ जो है आगे बढ़ने वाली थी, बट इसको काफ़ी हद तक मैनेज किया गया एसआईआर के माध्यम से, वोटर लिस्ट को मैनेज करके, है ना, कि जिसमें आप अपने पक्ष के वोटर को ज़्यादा से ज़्यादा टाइट करके ज़्यादा ज़्यादा बढ़ाओ, साइड सामने वाले के वोट को टारगेट करके उसको काटो, और पोलिंग वाले दिन जो है अपनी पोलिंग परसेंटेज बढ़ाओ। सारा गेम मैनेजमेंट का है। अब नाउ दे वांट टू रूल विद द आयरन फिस्ट कि अब हमें चुनाव जीतने। अब इनको पता लग गया कि पॉपुलैरिटी वो नहीं रही। आप जैसे इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहते हो तो इंस्टाग्राम का खास तौर पे आप माहौल देखोगे ना, तो अब वो बात ऐसा नहीं है कि भाजपा को प्यार करने वाला ही आदमी है वहाँ पे, बल्कि ज़्यादा है। इनके कमेंट्स में देखोगे वो ज़्यादा गाली देने वाला ज़्यादा है इनको कि यार क्या कर रहे हो, फालतू जी। केस को बेकार हो। तो ये चीज़ इन्होंने भी समझ ली है। तो अब गेम रह गया सारा मैनेजमेंट का और अलाइंसेस का, कि ये अपने अलाइंस पुट करके रखें छोटी छोटी पार्टीज़ के साथ, जो कि बीजेपी ने बिहार में बहुत अच्छे तरीके से किया, वो जीत भी गई। आगे भी ये लोग यही एफर्ट करेंगे कि अलाइंस अपने बना के रखो, एक कम्युनिटी को टारगेट रखो, और तीसरा ये है कि अपनी जो वोटर लिस्ट हैं उसको इस तरह का बना के रखो, उसको इस तरह से डिज़ाइन करके रखो अब, क्योंकि भाई इलेक्शन कमीशन तो आपके पास ही है, जी। कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपना वोट बढ़ता रहे और सामने वाले का जो है वो कम होता रहे। तो अब सारा खेल जो है 29 तक वो मैनेजमेंट का है, पॉपुलैरिटी का नहीं है। अब आपको ये देखना है कि इस चीज़ से क्या किसी आंदोलन से हम बाहर आ सकते हैं या कोई ऐसी अपराइजिंग से बाहर आ सकते हैं, वही चीज़ है। अदरवाइज़ जो आज के टाइम में इनके हाथ में जो इंस्टीट्यूशंस हैं कब्जे में, वो पूरी तरह से इनके ग्रिप में है, और अगर इसी हालात में हम 29 की तरफ बढ़ते रहे तो हो सकता है ये 240 से फिर 340 पे आ जाए। अगर मतलब ग्राफ आप बोल रहे हो कि बढ़ सकता है इनका अगर इसी बट ये ग्राफ मैं वही कह रहा हूँ ऑर्गेनिक नहीं है। वो ग्राफ जो कि 14 से 19 बढ़ा था प्रधानमंत्री का, वो नहीं है ये। जी। क्योंकि वो तो आपको दिख रहा था भाई, वो तो आपको ये हुई थी ना 19 में पुलवामा के बाद जो ऑपरेशन हुआ था जी। आपका, जी। 24 से जस्ट पहले हुआ था, इलेक्शन से जस्ट पहले। तो आप बालाकोट की बालाकोट strike, जी। स्ट्राइक, तो आपको दिख रहा था कि यार भाई बम बम हो रखी है यार, मोदी मोदी चारों तरफ, गांव शहर सब जगह यार दीवाने हो गए हैं लोग मोदी के। जी। वो विजिबल था और वो लहर विजिबल थी, 300 से ऊपर सीट आई, वो दिख रहा था, सब दिख रहा था। अब जो है वो आपको दिख रहा है कि नहीं है भाई, लेकिन फिर भी चमत्कारी रूप से सीट्स जो है स्टेट पे चुनाव जीते जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे यही लोग अब आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अब है मैनेजमेंट। तो ये जो इतना वोट चोरी वो चल रहा है, वो सारा वो यही चल रहा है कि भी मैनेजमेंट में ये लोग बहुत आगे हैं। पैसा, अगर आज राहुल विपक्ष का उम्मीदवार है, खड़ा हुआ है, राहुल के पास खर्चने के लिए 1 रुपया है, तो इनके पास 100 रुपये हैं, और राहुल के पास वो 1 रुपया है जो 1 रुपया खर्च करने पे भी इतनी बंदिशें हैं कि एक तरफ से ईडी ने, एक तरफ से सीबीआई ने हाथ पकड़ा हुआ है। राहुल के पास जो है वो जो है क्या नाम है, इसके हाथ में भी वो जो वोटर लिस्ट आई है वो ऑलरेडी इतनी मैनिपुलेटेड है कि उसके जो वोटर हैं वो आधे तो वैसे ही घोषित कर दिए गए हैं, कोई मर गया, कोई विस्थापित हो गया, ये जुड़ गए हैं नए वोटर, एक घर पे 25-25, 30-30 नए वोटर जुड़ गए हैं, कौन आपको खुद नहीं पता। तो इम्बैलेंस है आपके इलेक्शन लड़ने में कि भाजपा उम्मीदवार के और विपक्ष का उम्मीदवार आमने सामने लड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इसमें तो लोग ये भी सवाल पूछ लेते हैं बार बार कि मोदी के सामने फेस कौन है। मतलब जो हमने एक पॉलिटिकल को ब्रांड के तौर पे पॉलिटिक्स को अभी इंडिया में प्रेजेंट कर दिया है कि फेस होना इज़ मोर इम्पोर्टेंट जो है ना वो टास्क है। मतलब एमपी को ही नहीं चुनना है, हमें तो प्रधानमंत्री को देख के ही वोट करना है। तो क्या लोग मानते नहीं है कांग्रेस को, या कांग्रेस उस टाइप की मेहनत नहीं कर रही है? ये हो कह रहा है विपक्ष वाला जो नहीं, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन अब बन गया है। बीजेपी ने डेफिनेटली 2014 मोदी के चेहरे पे लड़ा था, लेकिन उससे पहले 2009 में ऐसा नहीं था कि चेहरा का चुनाव था, चेहरे का चुनाव बिल्कुल नहीं था। जी। 2004 में गुड गवर्नेंस का चुनाव जरूर था, लेकिन ये भी था कि वो पूरी तरह से वाजपेयी जी के फेस पे नहीं था कि भी वाजपेयी जी ही सब कुछ हो। तो
उससे पहले भी इंदिरा जी के टाइम पे था ज़रूर, इंदिरा जी के जो चुनाव हुए थे वो फेस पे थे, उससे पहले भी 84 से लेके और बीच में जो है चुनाव ऐसे ही होते रहे कुछ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वो चेहरा ही होना चाहिए। चुनाव का जो मुद्दा है, पॉलिसी जो है वो ज़्यादा बड़ा कारण होता है, बट इन्होंने अब उसको वो बना दिया है, देर इज़ नो ऑल्टरनेटिव, टीना फैक्टर जिसको कहते हैं हम, या तो मोदी या मोदी के सामने देर इज़ नो वन। बट कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से राहुल गांधी ने गेन तो किया है पिछले 5-7 साल में, लेकिन ये कहना अभी भी बहुत अतिशयोक्ति होगी, ये कहना कि वो नरेंद्र मोदी के लेवल पे एक्सेप्टेंस अब वो नज़र नहीं आती इतनी। नहीं आती हाँ। इतनी। ग्राफ ऊपर जरूर आ रहा है, लेकिन ये तब होगा जबकि नरेंद्र मोदी का डिक्लाइन होते होते आ जाए और वो उनका वो ऊपर बढ़ जाए। बट नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं अपनी मैनेजमेंट से अपने ग्राफ को स्टेबल करते हुए नज़र आते हैं कि वो स्टेबल कर लेंगे। मैं मैनेजमेंट से कह रहा हूँ, मैं पॉपुलैरिटी से नहीं कह रहा, ऑर्गेनिक पॉपुलैरिटी नहीं है। ना ही राहुल गांधी के खिलाफ आज के टाइम में खिलाफत है इतनी ज़्यादा, लोग सोचते हैं कि हो सकता है इफ इनको चांस मिले तो हो सकता है, थोड़ा थोड़ा लोगों के दिमाग में वो विचार है, लेकिन वो विचार अभी कंक्रीट ऐसे में नहीं तब्दील बना। नहीं हुआ है कि हम इस आदमी को ही वोट देंगे। और जो जो दूसरी बातें जो हैं आप फैक्टर कह रहे हो, रीजनल पार्टीज़ जो हैं काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल हो सकती हैं, काफ़ी वो हो सकती हैं। जैसे अब आप रीजनल पार्टीज़ का देखोगे तो डीएमके इतना तगड़ी फोर्स है तमिलनाडु में, टीएमसी बंगाल में इतनी तगड़ी फोर्स है, समाजवादियों ने अब यूपी में काफ़ी अच्छा गेन कर लिया, आरजेडी अगर थोड़ा और अच्छे से लड़ती तो बिहार हो सकता था, उड़ीसा में बीजेडी खुद ख़त्म हुई, पटनायक साहब ने जैसे मोदी उसके सामने सरेंडर करके रखा बीजेपी के सामने, वरना वो बहुत तगड़ी रीजनल फोर्स थी। हमारे यहाँ पे चौटाला आपस में लड़के ख़त्म हो गए, वरना इनसे तगड़ी फोर्स अपने यहाँ कोई नहीं थी। पंजाब में बादल थे, ऊपर उधम अब्दुल्ला है ही, है ना। तो कांग्रेस के बीजेपी के डायरेक्ट फाइट के गिनती चुनती के प्रदेश थे, यूपी और बिहार उनमें से नहीं थे। राजस्थान डायरेक्ट फाइट का स्टेट था, गुजरात डायरेक्ट फाइट का स्टेट था, एमपी डायरेक्ट फाइट का स्टेट था। तीन ही स्टेट बिल्कुल डायरेक्ट फाइट के स्टेट जी। थे। महाराष्ट्र में भी रीजनल पॉलिटिक्स थी, एनसीपी सबसे बड़ा जी। वो था, है ना। अच्छा, कर्नाटका में भी जेडीएस आ गई थी, वो भी वहाँ। तो कहने का मतलब ये है कि रीजनल फोर्सेस हमारे यहाँ धीरे धीरे ख़त्म जरूर हुई हैं बहुत से प्रदेश में, लेकिन कई ऐसे प्रदेश हैं आज भी जहाँ पे भी बहुत तगड़ा रिवाइवल अगर रीजनल फोर्सेस का होता है लोकसभा में तो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। और इस बार भी किया, इस बार भी हुआ है कि बीजेपी वॉज एबल टू सेव देयर स्किन बाय वेरी थिन मार्जिन्स। बिहार और महाराष्ट्र में उन्होंने किसी किसी तरीके से बचा लिया, वरना अगर वो ना होता तो वो 200 से नीचे आने की संभावना थी। तो फेस चाहे जितना मर्जी बड़ा प्रोजेक्ट अभी वो करते रहे नरेंद्र मोदी का, लेकिन जब ये चीज़ें होंगी, अगर फिर इलेक्शन में बराबर का मौका मिलता है, लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, तो काफ़ी कुछ डिसमेंटल किया जा सकता है बीजेपी का। लेकिन जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनेगी, जब तक 100 रुपये के सामने 1 रुपये वाला लड़ता रहेगा, तो बहुत मुश्किल है। जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा ना, ये वोट चोरी के मुद्दे को लेके भी राहुल गांधी ने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है शो किए, अब उस बात के बाद भी एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं बन पा रही है राहुल गांधी को लेके। लोग अभी भी विचार करते हैं उन चीज़ों पर, और वो विचार भी गंभीरता से शायद नहीं हो रहे उतनी गंभीरता से जितना होने चाहिए। ये क्या है, ये जो बीजेपी ने जो उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की है वो अभी तक छाई हुई है लोगों में, या वो बना नहीं पा रहे हैं, क्या वो चल रहा है विपक्ष में जो मामला है? नहीं, मतलब जैसे इन्होंने तो ही हैज़ लिव्ड अ वेरी प्रोटेक्टेड लाइफ। ये बिल्कुल सच बात है कि जितना नरेंद्र मोदी संघ से निकल के आए, शाखाओं में जितना टाइम लगाया, स्कूटर पे घूमे, हरियाणा देखा, बिहार के गांव देखे, सब देखा, तो वो उनका एक लिविंग एक्सपीरियंस है जो उनकी राजनीति में बोलता भी है। चाहे आप उसको ठगना कह लो, मूर्ख बनाना कह लो, पागल बनाना कह लो, कुछ कह लो, बट ही हैज़ लर्न इट। राहुल गांधी दूसरे तरह से ही हैड अ वेरी प्रोटेक्टेड लाइफ। एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जहाँ पे कि उनको प्रोटेक्ट रखना ही, क्योंकि भाई दादी की हत्या हुई, पिता की हत्या हुई, तो बेटे पे तो मतलब इतना था कि इनको जिंदा रखना ही अगले 15-20 साल एक बड़ा चैलेंज था ना। तो जब आपको इतने कुशन में रखा जाएगा, पढ़ाई लिखाई के दौरान भी, शायद इन्होंने नौकरी वगैरह भी की लंदन में उस टाइम भी, so you will not have any exposure and any outward experience of day to day life of ordinary Indians जिस तरह से हम जीते हैं, तो you wouldn't turn out to be a very rooted politician। ये उनकी एक कमी जब से वो एमपी बने थी, है ना। जब अब उनको मेरे ख्याल राजनीति में 20 साल से ज़्यादा हो गए। 2019-20 तक भी उनकी जो बातें थी ज़्यादातर कॉस्मेटिक थी, जो एक विचार की होती है, जो किताब पढ़ के आदमी बोल देता है ना। मतलब
लेकिन जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की 20 में 21 में, वो निकले पैदल। जब आदमी चलता है तो कम से कम एक तो एफर्ट ये हो गया पैदल चलने का, फिजिकल पेन हो गया। जी। रोज़ 20-22 किलोमीटर चलना आसान नहीं है, कई कई महीने तक ना। वो दूसरा, फिर आप तरह तरह के लोगों से मिलते हो, आप कैंपिंग करते हो उनके बीच में, आते हैं अलग अलग लोग, मजदूर आया, कोई वो आया, सुनते हो अच्छा ये ऐसे काम होता है, ऐसे करता है उनके। तो इस आदमी ने 4-5 साल में ये वाली लर्निंग बहुत अच्छी की है। देखा है भाई हिंदुस्तान में ये चीज़ें, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो गया है। तो ये हो गया इस आदमी का कंक्रीट। आई थिंक ही इज़ नाउ 55-56। तो अब धीरे धीरे करके, अब जब ये मुद्दे लाते हैं लोगों के बीच में जाके लाते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें जरूर लाते हैं कि लोगों को अपील करती हैं, यार ये आदमी कर तो ठीक रहा है, अब ठीक करने लग गया है, अब ठीक करने लग गया है। तो इनकी है ये मैं अभी भी मानता हूँ इनका है फॉर्मेशन टाइम। उसमें चाहे कांग्रेस अब बहुत निचले, सबसे नीचे स्तर पे जा चुकी है, वो सब हो चुका है, यहाँ से नीचे जाने के चांस नहीं है। इन्होंने 54 सीट से अब 100 सीट के पास आए, 24 में रिवाइव भी हुए थोड़े बहुत। पर ये भी सच्चाई है कि गांधी परिवार के चेहरे के अलावा, राहुल गांधी के अलावा, एक इस शिव की बारात को, कांग्रेस को लीड करना किसी और बड़े, या तो फिर कांग्रेस में फैक्शन बनेंगे, 4-5 अलग अलग तरह की कांग्रेस बन जाएंगी, नॉर्थ में कोई लीड कर रहा है, साउथ में कोई लीड कर रहा है। अगर यूनाइटेड कांग्रेस चल सकती है तो वो गांधी परिवार के चेहरे पे चल सकती है, वो राहुल गांधी, क्योंकि एक्सेप्ट सब अपना लीडर तभी एक्सेप्ट करते हैं, सबकी अपनी अपनी, वरना रीजनल इच्छाएं हैं, एस्पिरेशंस हैं। ये कोई विचार की पार्टी तो है नहीं, एक विचार की, जैसे संघ जो है हिंदूवादी विचार की पार्टी है, तो एक ही विचार रूल कर रहा है सब जगह पे, है ना, काडर बेस है कि भाई पूरा एक ही विचार से चला, तब तो वो एक लीडर को मान लेते हैं। कांग्रेस जो है उसमें समाजवादी नेता भी है, उसमें राइट विंग वाला भी है, उसमें लेफ्ट विंग वाला भी है, उसमें हर तरह का परिवार भी हैं, बड़े बड़े परिवार जो हैं। तो इन सबको, समूह को एक लीडर मानना जो है वो इसी को मान सकते हैं। और राहुल ने पार्टी विद इन कांग्रेस अपनी छवि, अपने उसको नेतागिरी को या अपने लीडरशिप को दिखा दिया कि मैं तुम्हारा लीडर हूँ, सबने मान लिया, अब इसमें कोई दो राय नहीं है जी। विद इन पार्टी वो एस्टेब्लिश हो चुके हैं, विद इन पब्लिक स्टिल इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ये उनका फॉर्मेशन टाइम है, हो सकता है एक प्लान और उनको लग जाए, बट स्टिल आप ये मान के चलो ना, प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी जो हैं वो बने थे 65 साल में, शायद 64 साल में, 65 साल में। तो मुझे लगता है कि 60 साल के जब राहुल गांधी हो जाएंगे 5-7 साल में, 5 साल, तो आप देखो कि वो वाला 2029 तक हाँ कुछ ऐसी घटना घट सकती है कि ऐसा कुछ हो सकता है। बट मैनेजमेंट वो बीजेपी, फिलहाल बीजेपी के हाथ में बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट है। जैसे आपने जो ये अपना पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन का सफ़र आपका भी काफ़ी लंबा रहा है, तो आपने पहले यूपीए की सरकार भी देखी है, उसके बाद अभी एनडीए की सरकार भी देखी है, और आपने सब इनके काम भी देखे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर हम कंक्लूजन की ओर इस बातचीत को लेके जाएं और सिर्फ ये एक पॉइंट्स बताना चाहें लोगों को कि ऐसा क्या किया जाए लोगों के द्वारा, ऐसा क्या हो कि बदलाव हो सके इस सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम की भी बात कर रहा हूँ और मैं सोशल सिस्टम की भी बात कर रहा हूँ, तो लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए? पहला तो लोग नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि हम एक वो कैच 22 की सिचुएशन होती है ना, कि मुर्गी पहले आई अंडा पहले आया वाले में शायद अब उलझ गए हैं। ये अब ऑर्गेनिकली ही इस चीज़ से निकल पाएंगे कि हमारा रिजीम जो चेंज हुआ था 2012 में, शुरुआत हुई थी जिस चीज़ की, वो आंदोलनों से हुई थी। वो एंटी करप्शन आंदोलन हो गया, वो एक निर्भया वाला केस हुआ था, उतना बड़ा हुआ था, जन भावना उस पर इतनी बड़ी बन गई थी। पर उन सबको बनाने में मीडिया का बड़ा इंस्ट्रूमेंटल रोल था। तो हमारे यहाँ मीडिया थोड़ा सा, अगर मीडिया अलग अलग रूप में नज़र आ जाए, मतलब अभी डिजिटल चैनल्स और वो सारी चीज़ें जो चल रही हैं, लोगों के अंदर का जो गुस्सा जो है, उसको मैं ये नहीं कहूँगा, ये तो कहना भी नहीं चाहिए, अनार्किस्ट वे में नहीं कहना चाहिए कि आप, है ना, सड़कों पे उतर के वो कर दो, वो कर दे, दिस विल बी एन अनार्किस्ट थॉट। बट बदलाव तभी होते हैं, बड़े बदलाव तभी होते हैं जब आप, ये हो जाए कि बिल्कुल सड़क पे आने वाली बात हो जाए जनता की, है ना। वो चाहे 14 में हुआ, चाहे वो एक बार 75 की इमरजेंसी के बाद इन सभी दलों की, चाहे वो जनता दल, लोक दल, समाजवाद, आरजेडी, सब इनकी नींव पड़ी थी उसी टाइम पे पड़ी थी, सभी नेता उसी टाइम से निकल के आए थे। तो जब सड़कों पे आने की नौबत आ जाए किसी ऐसे मुद्दे के ऊपर जिस पे कि बड़ी देश की बड़ी मेजोरिटी का एक वो बन जाए कि भाई हाँ इस मुद्दे पे हमें आना है, तो बदलाव की लहरें दिखना शुरू हो जाती हैं। ये आपको 2020-21 में भी काफ़ी हद तक किसान आंदोलन में ये दिखना शुरू हो गया था कि एक तबका तो एटलीस्ट जो है एग्रीकल्चरल तबका नॉर्थ इंडिया का, वो तो बिल्कुल मतलब विद्रोह में आ चुका है, और उसका प्रेशर इतना ज़्यादा था कि उसी को देखते हुए नरेंद्र मोदी को बैकआउट भी करना पड़ा। तो
कोई भी ऐसी मुहिम बन जाए, और वो खास तौर पे, लेकिन अब ये होगा कि एज ग्रुप्स में बहुत मैटर करता है कि मान लो अगर वो 18 से 25-30 साल के यूथ के मुद्दों पे कुछ ऐसा कनेक्ट बनना शुरू हो जाए, माहौल बनना शुरू हो जाए, दिल्ली में कोई बहुत बड़ी मीटिंग हो जाए, रीजनल बहुत बड़े मीटिंग्स हो जाए, और जगह जगह जो है उस पर वो होना शुरू हो जाए। बट सैडली ये होता है कि ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो थोड़ी बहुत हिंसा, झड़प, आगजनी होती है, हर जगह होती है, हो जाती है। उस चीज़ को फिर विलेन की तरह पोर्ट्रे हमारा मीडिया करने में 1 मिनट नहीं लगाता। किसान आंदोलन में भी ऐसे हुआ जी। अब वो बैरिकेड तो लगाए, पुलिस ने बैरिकेड तो लगाए, इसने सरकार ने रोकने के लिए। अब ये कह रहे हैं कि आप बैरिकेड भी मत तोड़ो, आगे मत बढ़ो, भाई बैरिकेड लगा दिए, यहीं पर रुक जाओ। अब अगर कोई आंदोलनकारी आ रहा है वो तो बैरिकेड हटा के आगे बढ़ेगा ना जी। वो हटाए तो किसान उपद्रवी हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, फलाना है, ये कर दिया वो कर दिया, तो उसको फिर वो फटाक से विलेन। यही रिपोर्टिंग आप 2012 में उठा के देखो, जबकि राष्ट्रपति भवन के गेट पे चढ़ गए थे बच्चे, जी। इंडिया गेट के आसपास उत्पात मचा दिया था। उस टाइम में मीडिया की रिपोर्टिंग ये थी कि देश का युवा जो है उबल रहा है, देश के युवाओं में जोश है, बदलाव चाहते हैं। वही रिपोर्टिंग सेम 2021-22 कट में आ जाओ, उपद्रवी है भाई जो आज कोई ऐसा कुछ करता है। तो ये जो भाषा परिभाषा जब बदल जाए ना कि ये उपद्रवी नहीं है, ये बदलाव चाहता है, ये अपना हक मांग रहा है, तो जब इस चीज़ को इस नज़रिए से देखना शुरू किया जाएगा कि ये तोड़फोड़ करने नहीं आया, उपद्रव करने नहीं आया, आप इसको इस नज़र से कवर कर रहे हो, ये उपद्रवी नहीं है, ये जस्ट आस्किंग फॉर हिज राइट्स, एंड वो अगर सड़क पे उतरा हुआ है तो कुछ किसी मुद्दे उसके अंदर कुछ है, वरना वो भी अपने घर पे बैठ के अपना काम आराम से कर सकता था ना, उसके अंदर कुछ उबाल है। तो जब सिचुएशन ये वाली आ जाएगी ना कि देयर इज़ अ विंड ऑफ चेंज, जी। तब वो होगा, और वो आई थिंक ऑर्गेनिकली होगा। शायद अभी गुस्सा तो है लोगों में, लेकिन वो प्रकट उस तरह से नहीं हो रहा। तो ये अपने आप कुछ उपजेगा और आगे इस क्योंकि ये बात बोलने की नहीं, जब हम बोलेंगे तो वो बात अनकॉन्स्टिट्यूशनल साउंड करती है। जी। तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ ये बात, इसलिए बोलना भी कोई अगर कल कह दे भड़काने वाली बात है तो, पर भड़काने वाली बात कोई नहीं करनी चाहिए, मैं नहीं करता भड़काने वाली बात, लेकिन चेंज ऐसे ही आते हैं। भाई बड़ी गंभीर टाइप की हमने चर्चा की है ये, और मुझे लगता है कि इसको एंड करने से पहले, इस बातचीत को समापन से पहले मैं 2-4 आपके सामने नाम लेता हूँ, और उनके बारे में आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसा फनी, क्या आप कुछ बोल सकते हो, ऐसी कुछ लाइन आप जोड़ सकते हो उनके बारे में, तो आपको क्या लगता है? अमीश देवगन, ये मत बोलना बस भी। BND बोल्ड एंड डेयरिंग, मतलब वो क्या है, वो है वो उसने, मैं वो क्या करूँ, अपना एक छोटे छोटे है ना ठन्नी का बंदर आया करता एक, उस पर एक बंदर होता था, उसके ऊपर स्प्रिंग से के ऊपर, और उसको थोड़ा हिलाओ न ऐसे करते नीचे आता था वो। तो वो ठन्नी वाला बंदर है, वो कुछ नहीं है इनका, मतलब इनके गले में कुछ बंधा हुआ है पट्टा सबके, जितना कुदाओ जितना करो उतना ही करते हैं। ये मतलब ये तो बेचारे प्यादे हैं, मोहरे हैं, इनका कहने को तो जब मर्जी उठा के बदल दो, जब मर्जी ला दो। नायाब सैनी, नायब सैनी जी जो है ना वो मजाक बहुत अच्छे करते हैं, और मुझे लगता है कि 2-3 साल में वो मजाक बना देंगे सौदे का, सारे सौदे का। तो वो भी फिर वही बात है, चौथे साल में बदल दिए जाएंगे। कोई और कम्युनिटी होगी जिसको प्लीज़ करना होगा, जिसके वोट को हथियाना होगा, एक कम्युनिटी को विलेन दिखाना होगा, तो चौथे साल में उनको भी बदल दिया जाएगा। तो उनको मज़ा मारें 2-3 साल जितने भी हैं, मज़े से रहें। इस बात के पीछे वो दादा गौतम वाली बात जोड़ सकते हैं, सौदा है कि मैं को नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये सौदा मतलब ठीक है जो भी है, पर इनका अपना कुछ सिस्टम नहीं है, आधार नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री, फ्रॉड, एक शब्द है। मेरे को पिछले 10-12 साल में इतना नकली आदमी आज तक ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह मैंने कहीं देखा ही नहीं। मतलब इतना, मतलब ये सच दिखा रहा है कि हम लोग, हमारा समाज कितना जड़ बुद्धि होता जा रहा है, कि वो दिखा रहा है कि मैं चमत्कार कर रहा हूँ, आप उसके चमत्कार को नमस्कार कर, आपको दिख नहीं रहा है कि वो जो है आपको सरासर बेवकूफ़ बना रहा है, कि पर्ची निकाल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कान में माइक्रोफोन लगा के, वो कैमरे लगा के देख रहा है आपको, बिग बॉस चला रहा है वो। राघव चड्ढा, मैं कोई ख़ास इम्प्रेस नहीं हूँ। तो ठीक है, मुझे आदमी जो है ना, अगर आप किसी पॉलिटिक्स से निकल के आए हो, खड़े होकर दिखाओ ना उसके साथ आप। सो ही इज़ मोर अलाइनिंग टुवर्ड्स राइट नाउ, एंड आई डोंट थिंक दैट केजरीवाल वुड रिन्यू हिज राज्यसभा, सो ही हैव टू लुक अराउंड, या तो किसी और पार्टी में या किसी और तरीके लगता भी ऐसे ही है कि कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई खास इम्प्रेस नहीं। सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी भगवा कलर का व्हाट्सएप है वो, जैसे हमारे व्हाट्सएप का ग्रीन वाला वो है ना, वो अगर भगवा कर देना चाहिए, वो एकदम से सुधांशु त्रिवेदी के चेहरे जैसा होगा। भाई वो आदमी जो है ना कि आइडियल फिट है वो आज के टाइम पे हमारे
बेवकूफ़ कैसे बनाया जाए, कैसे बात को घुमाया जाए, कैसे कुछ भी कहीं पे कोई फंस जाए ना। मैं कह रहा हूँ आप हर एक आदमी के जीवन में एक सुधांशु त्रिवेदी जैसा दोस्त होना चाहिए, आपका भी दोस्त होना चाहिए, कि मेरा भी होना चाहिए, कि कहीं अगर फंसते दिखो और अब बताइए भाई क्या है। वो कुछ ना कुछ घुमा के ले आएंगे बात। राजकुमार भाटी बहुत तर्कशील बात करते हैं और मैं तो सुनता हूँ उनको, और वो भी मतलब ये है कि जो डोज है ना एंटी वो है, वो सुधांशु त्रिवेदी जैसे कि वो इलाज के तौर पे वो है, वैक्सीन है वो। वैक्सीन है, वो कर सकते हैं वो, मतलब ऐसा बात करते हैं। पर ऐसे लोगों का लिमिटेड है विचारों का, सुनने वाले लोगों की ऑडियंस जो है ना आज के टाइम में, सुनने वालों की जो है वो अभी सुधांशु त्रिवेदी के पास ज़्यादा है, राजकुमार भाटी जी के पास कम है, लेकिन पसंद आते हैं वो भी लोगों को, ऐसी बात नहीं आखिरी नाम रेखा गुप्ता। है। अब मैं कहूँगा राहुल सिंह मार, तुझे जाना पड़ेगा भाई। मतलब मतलब यार वो नहीं, आप नाम राहुल सिंहमार भी नहीं ले सकते भाई साहब, आपको राहुल पैलेस बोलना पड़ेगा। राहुल सिंह पैलेस। आप यार क्या बताऊँ मैं आपको, आपको अगर पर्ची भी निकालनी थी तो कम से कम हमारे नायब सैनी जैसी निकाल देते हैं आदमी, कुछ वो तो है उसके पास में। चलो अगर आपको महिला देने की वो थी ना आपको, तो स्मृति ईरानी की निकाल लेते पर्ची, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ सुद्धा ही कुछ नहीं, मतलब वो तो दादा गौतम वाली बात है कि भाई ये तो जुम्मा सुद्धा ही बेचारी यार, वो तो फंसी पड़ी है। उसको उसका मेरा क्या मन है, उसको धक्के से जल बैठा दिया आपने, उसका मन कराया कि मैं भंडारे में जाऊँ, पूरी खाऊँ, जगराता सुनूँ रात में बैठ के, माता रानी की चुंदड़ी बांध के भजन गाऊँ, हैं जितने आपने वो है करें यार लुगाई अपने बुआ ताई आंटी सब वो है करें, बेचारी उस तरह की है। उसको लाके यहाँ पे अब ये अच्छा वो नहीं है ये, अब उसको कह देगी, वो भी कह देती है कि महिला आगे बढ़ रही है तो पेट में दर्द हो रहा होगा, ये कोई महिला वाली बात नहीं है। महिला तो शीला दीक्षित भी थी ना, 15 साल रही ना पॉलिटिक्स में, इससे पहले इन्हीं की पार्टी की सुषमा स्वराज जी भी थी ना, वो तो ऐसा नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको उठा के ऐसे बस बिठा दिया है, आपको भी पता है कि आप सिस्टम कुछ नहीं है आपका, पहली बार आप बने और आपको उठा के बिठा दिया, और आपके पास ना वो विचार है, ना आपके पास वो गहराई है, ना आपके पास वो एक्सपीरियंस एक्सपोजर है कि आप एक प्रदेश को चलाने की काबिलियत रखते हो। आपसे पूछा कुछ जाता है, बोल कुछ देते हो, कहा कुछ जाता है, बोल कुछ, आपको चला कौन रहा है भी पता है, आपके यहाँ पे अधिकारी बैठे हुए हैं, आपके यहाँ 2-3 पीछे लीडर बैठे हुए हैं, एक सूद है, एक सिरसा है, एक प्रवेश वर्मा है, ये है, ये सब जो पॉलिटिन 4-5 लोग हैं, ये आपके अंदर चाबी भर रहे हैं, आपको चला रहे हैं। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि दिल्ली वालों का ने क्या पता कितने सोमवार के व्रत रखे थे जो ये फल उनको मिला है, तो अब इनको फल मिला है तो अब इनको थोड़ा सा करना पड़ेगा, सहन तो करना पड़ेगा, जाना पड़े वाली बात है, भोगना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब बात करने के लिए, भाई बातचीत के लिए धन्यवाद, मजा आया बहुत बहुत। और मैं तो हिंदुस्तान के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि शायद हो सकता है मेरे शब्द थोड़े से ऐसे हों, लेकिन कोई जो ये अपर कास्ट जो लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, जो शास्त्री अपने आप को बताते हैं, तो हो सकता है वो शास्त्रियों का ज्ञान अगर आपसे ले लें तो ये देश तरक्की की राह पर बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे ब्राह्मण होने चाहिए हमारे समाज में, जो जिनसे वो ना ये बात देश तो तरक्की की राह पे जाए। यह बात तो खैर अपना जाएगा पूछा ना समाज में, वो तो हमने तो ब्राह्मण को मानना है इस टाइम पे। नहीं, मैं तो आपको सबसे वो मानता हूँ कि होने ही ऐसी चाहिए भाई साहब। चलो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद जी।